अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग तमाम देखने वाले को। सिटी अफ्टरनून में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान ज़ीनत सरफराज। उम्मीद करती हूँ कि आपकी सुबह का आगाज़ बेहतरीन अंदाज में हो चुका होगा, और अगर नहीं हुआ तो आइए एक हसीन सी और खूबसूरत सी सुबह का आगाज़ करते हैं आप और मैं एक साथ। और हर दिन के साथ रब की ज़ात का शुक्र अदा करना बेहद ज़रूरी है। रात को सोते हुए एक प्रैक्टिस ज़रूर किया करें कि दिन भर में जो भी आपने काम काज किया उसको ज़रूर एनालिसिस किया करें उसका, कि कहाँ पे आज कमी रह गई, कल को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं। और आने वाली ज़िंदगी की प्लानिंग, बहुत लंबी लंबी प्लानिंग ना सही लेकिन छोटे छोटे माइलस्टोन्स को ज़रूर अपने आपको माइंड में रखना चाहिए, ताकि आपके अंदर एक स्ट्रगलिंग पीरियड की जो एक स्पिरिट है वो हमेशा से रहे। अगर आप कोशिश करते रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, तो आपके लिए कामयाबी यकीनी हो जाती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जैसे ही आपको नई सुबह मिलती है, आपकी आंख खुलती है, वैसे ही हमारे लिए यूनिवर्स ने इतना खूबसूरत निज़ाम डिज़ाइन किया है कि सुबह सवेरे फजर से अल्लाह ताला के नाम से और इतनी खूबसूरत अंदाज से हमारी सुबह का आगाज़ होता है। तो अल्लाह ताला की जितनी भी ब्लेसिंग है, जितनी भी नेमतें हैं, रहमतें हैं, उसका शुक्र ज़रूर अदा किया करें। क्योंकि अगर हमें कोई छोटी सी भी चीज़ देता है तो हम बड़ा फॉर्मली उसको थैंक यू बोलते हैं। तो अल्लाह ताला जो कि अपने बंदों से बेलौस मोहब्बत करता है, उसके लिए किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि नामुमकिन हो। तो जैसे ही वो हमारे लिए, जो हमें लग रहा होता है कि इम्पॉसिबल चीज़ें, उसे पॉसिबल बनाता है, तो थैंक यू तो अल्लाह ताला की ज़ात का बनता है ना, कि हर रोज़ इतनी खूबसूरत ज़िंदगी उन्होंने हमें अता की है। इस ज़िंदगी ने हम लोगों के लिए थोड़ा थ्रिल रखा है, थोड़ी सी ट्विस्ट रखे हैं, थोड़े अप्स एंड डाउन्स रखे हैं, ताकि हम ज़िंदगी से बोर नहीं हो जाए, हमारे अंदर सर्वाइवल स्पिरिट हमेशा रहे। और हमेशा जो काम आप करना चाहते हैं उसे आज ही करें। कल उस पर रिग्रेट करने से बेहतर है कि आज वो काम कर लिया जाए। तो अगर आप पछताओं से बचना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो जो भी आप सोचें उस पर ज़रूर अमल करें। ऐसा ना हो कि वक्त निकल जाए, क्योंकि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता है। अल्लाह ताला आप सबकी ज़िंदगी में बहुत सारी आसानियाँ पैदा करे, इसी दुआ के साथ कि आपकी ज़िंदगी का जो भी मकसद है, जो भी आप करना चाहते हैं, उसमें आपको कामयाबी मिले, कामयाबी आपका मुकद्दर बने। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे शहर फैसलाबाद का मौसम कैसा है। उसके लिए हमें चलना पड़ेगा हमारे सेगमेंट टुडेज़ वेदर की जानिब। फैसलाबाद के मौसम पर नजर डालें तो फैसलाबाद के मौसम की भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कभी लगता है कि एकदम से बारिश होती है, मौसम जो है वो खुशगवार हो जाता है और बादल पूरे शहर पे छा जाते हैं और लगता है कि अब सर्दी आएगी। लेकिन जैसे ही बादल झड़ते हैं, बारिश का एक पूरा टाइम पीरियड गुजरता है, उसके बाद फिर से सूरज आंखें दिखाता हुआ बादलों की ओर से निकल आता है, पूरे आबोताब के साथ शहर पे अपनी किरणें भी खेरता है। और उसी के चलते हुए सुबह सवेरे से ही हमें जो है गर्मी की शिद्दत का एहसास होने लगता है। आज के दर्जा हरारत पर नजर डालें तो ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 38 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा और कम से कम टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। तो ज़रूरी है कि गर्मी की शिद्दत ज़्यादा है तो आपने अपना ख्याल रखना है। समटाइम हम एयर कंडीशन रूम्स में बैठे होते हैं, पानी पीना भूल जाते हैं। हमारी बॉडी को जब बहुत ज़्यादा क्रेविंग फील होती है तब हम चाहते हैं और पानी पीते हैं, तो ये बड़ी ज़्यादती है। अगर आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाए तो उसकी वजह से सेहत के बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं। तो हमारे सेहत का, मौसम का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है। अपना ख्याल रखा करें, क्योंकि अगर आप ख्याल रखेंगे तभी अपनी बाकी एक्टिविटीज़ कर सकेंगे। अगर कहीं दूर दराज के इलाके का या दूसरे शहर का सफ़र कर रहे हैं तो भी मौसम की सूरत हाल से अपडेट रहना बेहद ज़रूरी होता है। घर से बाहर निकलें तो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर किया करें, क्योंकि हमारे माहौल में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और जिस तरह से ग्रेजुएट टाइम गुजर रहा है, देखने में भी सर्दी तो नहीं आई लेकिन अक्टूबर स्टार्ट हो चुका है। और जैसे अक्टूबर और नवंबर का आगाज़ होता है तो हम देखते हैं कि हमारे गुज़िश्ता चंद सालों से एक मसला बड़ा अहम है, जिससे हम सब जिसके बारे में जानते भी हैं, और उससे हर साल उसके हवाले से आगाही भी दी जाती है, अवेयरनेस कैंपेन्स भी चलाई जाती हैं ताकि लोग अपनी हेल्थ का ख्याल रख सकें, क्योंकि जान है तो जहान है। स्मोक का आगाज़ हो जाता है, जैसे अक्टूबर और नवंबर स्टार्ट होता है तो हमें स्मोक का जो है वो बड़ा सामना रहता है। तो स्मोक के हवाले से वज़ीर आला पंजाब, क्योंकि पंजाब को स्मोक से फ्री करना चाहती हैं, स्मोक से पाक करना चाहती हैं, तो उसके लिए उन्होंने बड़ी सख्त हदायत दे दी हैं। और FWMC इस हवाले से बड़ी मुतहर्रिक दिखाई दे रही है। पूरे शहर में मुख्तलिफ तरह के इक़दाम किए गए हैं ताकि माहौल को ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ सुथरा रखा जा सके। लेकिन स्मोक के पीछे की क्या वजूहात होती हैं, इसके क्या इफेक्ट्स हैं, इस पर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ किस तरह के हमारे कहते हैं ना कि आप पहले से प्री प्रिपरेशन करते हैं, तो किस तरह की तैयारियां चल रही हैं स्मोक से ताकि बचा जा सके। शहरियों की इसमें क्या जिम्मेदारी हो सकती है, बहुत वास्ट इशू है। और इस इशू पर बात करके हम कोशिश करेंगे कि आप तक अवेयरनेस पहुंचा सकें और आप इस स्मोक जैसी जो एक दम से हमें आके बीमारी कह लें या एकदम से हमारे माहौल को पोल्यूटेड बनाने वाली एक चीज़
चीज़ है उससे खुद को भी बचा सकें और स्पेशली बच्चों को और बड़ों को बचाना बेहद ज़रूरी है। तो इस हवाले से अपने मेहमानों से बात करेंगे कि किस तरह से पंजाब में क्या तैयारियां चल रही हैं, FWMC कितनी मुतहर्रिक दिखाई दे रही है और इसमें आप किस तरह से अपना ख्याल रख सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रिपोर्टर शराज भट्ट और उन्हीं के साथ मौजूद हैं सीनियर रिपोर्टर अब्दुल रहमान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों? खैरियत से हैं? शराज, जैसा से अक्टूबर का स्टार्ट हो चुका है, जैसे अक्टूबर और नवंबर की जानिब हम बढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें स्मोक का सामना करना पड़ रहा है और गुज़िश्ता कई सालों से, उससे पहले हमने धुंध सुना था, लोगों को धुंध में और स्मोक में और फोग में ज्यादा फर्क महसूस होता नहीं है। लोग समझते हैं स्मोक हो रही होती है लेकिन लोगों को लगता है कि धुंध है, शायद फोग है। तो एक तो स्मोक के पीछे की वजह क्या हो सकती है और दूसरा हमारे, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब ने बड़ा मुतहर्रिक है, बड़ी सख्त हदायत दी हैं और FWMC इस हवाले से बड़ी मुतहर्रिक दिखाई दे रही है, शहर भर में किस तरह के इंतजाम और किस तरह के इक़दाम किए जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्टूबर के शुरू होते ही पिछले 7 से 8 साल हो चुके हैं हम इसको विटनेस कर रहे हैं। ये कॉम्बिनेशन है स्मोक प्लस फोग इज इक्वल टू स्मोक और ये बेसिकली एक एडिशनल मौसम आप कह सकते हैं हमारे इस पंजाब में खास तौर पर एक आ चुका है, जिससे एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है उसके नंबर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, खतरनाक हद तक बढ़ जाते हैं। और उसके बाद इसके वजह से सांस की बहुत सारी बीमारियां पैदा हो रही हैं। हाँ। लोगों के लंग्स खराब हो रहे हैं, लोगों के गले खराब हो रहे हैं और ये एक ऐसी बीमारी है, ये एक ऐसा मौसम है जो कि ऐसी बीमारी को पैदा कर रहा है कि जिससे सिर्फ हुकूमत के बिहाफ पे हम नहीं बच सकते, हुकूमत के इक़दाम के बिहाफ पे नहीं बच सकते। बिल्कुल ठीक। हमें इंडिविजुअली भी इसके ऊपर इक़दाम करने होंगे। इंडिविजुअली क्या है, डॉक्टर्स हजरात यही कहते हैं, माहिरीन यही कहते हैं कि आपको मास्क का इस्तेमाल करना है। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट। मास्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि मास्क आपकी तकरीबन को 75 to 80% आपके जर्म्स जो कि आपके अंदर लंग्स में जाने होते हैं, सांस में जाने होते हैं, सांस की नाली में जाने होते हैं, वो आपको उससे प्रोटेक्ट करता है। हाँ। अच्छा, इस पर कोशिश करिए क्योंकि ज़्यादातर हमारे लोग बाइक से ऊपर बहुत फिरते हैं। हाँ, और बाइक के ऊपर आप खास तौर पर मास्क का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो कैन यू इमेजिन दैट स्मोक इज गोइंग इनसाइड योर बॉडी और वो जाकर कितना नुकसान कर रही है, आपकी बॉडी को कितना डैमेज कर रही है और आपको इस चीज़ का एहसास नहीं होगा अभी फिलहाल, क्योंकि इट्स अ स्लो पॉइजन। एग्जैक्टली, ये स्लो पॉइजन है, ये आहिस्ता आहिस्ता आपकी लंग्स खराब करती है। ऐसा नहीं होगा कि फौरी तौर पर आप बीमार हो जाएंगे। 1-2 सीजन आप इसको विटनेस करेंगे, उसके बाद आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेस नजर आना शुरू होंगे। और सांस की बीमारियां जो हैं आजकल बहुत बड़ी वजह है, अमवात की रेशो भी उसकी वजह से बढ़ती चली आ रही है, दमा है जिसमें साइनस प्रॉब्लम है, मुख्तलिफ एलर्जीज हैं। तो ये एक ऐसा मसला है जिसके ऊपर हुकूमत तो इक़दाम कर रही है। हाँ। और हुकूमत का फर्ज बनता है, हुकूमत करेगी अपनी जगह पर जो उनसे हो सकता है, लेकिन इस पे हमारा भी फर्ज है कि हम खुद की हिफाजत भी करें, अपने बच्चों के लिए करें, क्योंकि हो सकता है आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो, आपने वो जर्म्स कैरी कर लिया, आपको कुछ नहीं हुआ, आप घर गए लेकिन आपके बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं, तो वो आपके जर्म्स जो ट्रांसफर उधर हुए तो वो फौरी तौर पर बीमार हो जाए। तो आप सिर्फ अपने लिए ना ध्यान रखें कि यार मैं तो अपना ख्याल नहीं रखता, इट्स ओके, कोई बात नहीं। आप अपने लिए तो लापरवाह हैं, लेकिन आप अपने कम से कम बच्चों के लिए, अपने अहले खाना के लिए लापरवाह ना। आपके पेरेंट्स हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं जिनकी उतनी कुव्वत मुदाफ़त नहीं उनके होगी और भी बहुत सारे इर्द गिर्द लोग होते हैं, तो उनका ख्याल रखना भी बड़ा ज़रूरी होता है। लेकिन इसके पीछे कुछ मेन वजूहात होती हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा ये देखा जाता है कि जब चावल की फसल वगैरह काटी जाती है तो उसके बाद का जो उसका रॉ बच जाता है, लोग उसको जला देते हैं, तो जलाने की वजह से भी हवा जो है माहौल आलूदा होता है और स्मोक का बायस बनता है। अब्दुल रहमान, जैसे शिराज ने बात शुरू की कि यहाँ पर अक्टूबर में होता यूँ है कि ये क्योंकि सर्दियाँ आनी है, आहिस्ता आहिस्ता गर्मियाँ ख़त्म होनी है, तो टेम्परेचर नेचुरली कम होना शुरू हो जाता है, हवा बंद हो जाती है बिल्कुल ना। इससे पहले हवा तेज़ चल रही होती है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जो भी स्मोक ऊपर को जाती है ना वो डिस्पर्स हो जाती है हवा से, टेम्परेचर से। जब कम होता है टेम्परेचर है, बंद होती हवा है और उसके दौरान जो ये परालियों का धुआं, गाड़ियों का धुआं और गर्दो गुबार फजा में जाती है तो वो जम जाती है और ऊपर से फोग शुरू हो जाए। फोग तो शुरू है इन्हीं दिनों में ना, फोग तो सितंबर से शुरू हो जाती है। तो उसके बाद जो है अक्टूबर आ जाता है, कम होता है टेम्परेचर और जो अब फोग बढ़ती जाएगी तो ये सारा कुछ जो है वो फजा में पैदा होता जाएगा, जिसको स्मोक का नाम दिया हुआ है। तो ये शराज की बात ठीक है कि ये एडिशनल मौसम ऐड हुआ है, लेकिन ये वो मौसम है जो कुदरत का नहीं है, ये हमने खुद से बनाया हुआ है। हाँ। उसका नतीजा ये निकलता है कि ये भुगतना भी हमें पड़ता है। हाँ। अभी बारिश हुई है रिसेंटली 1 वीक में,
तो अगर तो बारिशें चलती रहें तो ये सारी गर्दो गुबार नीचे आ जाती है। लेकिन बिल्कुल ये ठीक। क्योंकि बारिशों का मौसम भी नहीं होता, ये एरिड जोन में वाक़या फैसलाबाद इतनी बारिशें नहीं होती, मानसून में हो गई हैं तो अब जाके सर्दियों में होंगी, रास्ते में कोई किस्मत से हो जाए तो ये फिर बड़ा मसला बनता है कि ना तो बारिशें हो रही होती हैं और ना ही ये देखिए आप लोगों को दरख्त लगाने की जानिब गाइड करते हैं। हाँ। मैं अक्सर देखता हूँ हमारी कॉलोनी में भी और भी कई जगहों पे दरख्त लगा रहे होते हैं, लेकिन आप मालियों को गाइड नहीं करते, पत्ते जला वो इकट्ठे करके जला देते हैं। जितनी ट्रिमिंग करते हैं वो इकट्ठी करके जला देते हैं, जितनी घास काटते हैं वो इकट्ठी करके जला देते हैं। इवन PHA, FWMC ये सारे ऐसे ही कर रहे होते हैं। सरकारी डिपार्टमेंट्स में, सरकारी कॉलेजेस में, स्कूलों में, कमिश्नर ऑफिस में, DC ऑफिस में मैंने आग धुआं देखा है और वो चीजें जलाने का ये तरीका बताया नहीं जाता कि उसको डिस्पोज कैसे करना है ना, जिसकी वजह से वो ये जलाने की वजह से माहौल तो फिर से आलूदा हो गया। देखिए जितना भी सब्जा है उसको अगर आप जमीन में एक जगह गड़ा खोद के उसके नीचे फेंक देते हैं या सारा सब्जा फेंक के उसके ऊपर हल चला देते हैं तो ये आपको मुफ्त की नामियाती खाद बन जाएगी। एग्जैक्टली। आपकी फसल ज्यादा बेहतर होगी। हाँ। लेकिन ये चीजें ना तो आप उन मालियों को समझा पा रहे हैं, आप सिर्फ दरख्त लगाने के पीछे पड़े हैं और वो सारा सब्जा जल के वो दोबारा नुकसानदेह बन रहा है। तो ये पराली भी है, जिमी किसानों का भी कसूर है, किसानों को गाइड नहीं किया जा रहा, उनको समझ ही नहीं, ना कोई बताने वाला है ना गाइड करता है। देखें TV पे बैठ के भाषण देते हैं सारे या अपने सोशल मीडिया पे या खबरें लग गई, लेकिन उनको जाके ग्रास रूट लेवल तक बताना है। महकमा ज़राअत तो सही नहीं बताना है, FWMC ने उन्हें जुर्माने करने हैं, MCF ने उनको जुर्माने करने हैं, ये सारा कुछ नहीं हो रहा। ये कभी कोई नहीं मैंने देखा कि फैसलाबाद में किसी को इस वजह से जुर्माना हुआ हो कि उसने जो है वो अपनी पराली जलाई है, उसने अपनी घास जलाई है। इसको हम रूटीन की चीज़ समझते हैं जिस पर तवज्जो नहीं देते। दूसरी बात, यहाँ पर शहर के इर्द गिर्द जिसको हम कहते हैं कि यहाँ पर सदर है या जब शहर में एंट्री होती है तो ट्रालियाँ मिट्टी के आ रही हैं, दूसरी ट्रालियाँ, वो सारा गर्दो गुबार जो है वो फजा में जा रहा है। अगर रोजाना की बुनियाद पे पानी छिड़का जाए तो वो नहीं जाएगा। ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका माजी में ख्याल रखा जाता था, इसके लिए फोर्सेज होती थी, तवज्जो दी जाती थी। अब हुकूमत इन जानब तवज्जो नहीं देती, सारा कुछ लोगों पे डाल दिया है कि लोग करेंगे। तो लोग बहुत सारे समझदार नहीं है, मुलाजम उनके समझदार नहीं है, उनके लिए आसान तरीका होता है कि पत्ते इकट्ठे किए सफाई के और उसको आग जला दी। और वो हालांकि शहर की खूबसूरती भी बरकरार रखी जाए, प्लांटेशन भी की जाए और उसी के साथ साथ जितना भी आप जितनी कटिंग करते हैं, ट्रिमिंग करते हैं या फिर जितने भी कूड़ा किरकिर के ढेर होते हैं उनको एक जगह पे इकट्ठा करके खुदारा उसको बिल्कुल मत जलाइए, क्योंकि उससे हमारे माहौल पर बहुत खतरनाक हद तक असरात जाते हैं और जिस तरह से एटमॉस्फेयर होता है उसकी ही वजह से हमें स्मोक जैसे मौसम का सामना करना पड़ता है। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे लेकिन राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और हम बात कर रहे हैं स्मोक के हवाले से कि किस तरह से डिफरेंट अनासर मिलकर स्मोक की वजह बनते हैं, जिसमें हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर भी आता है, जिसमें हमारी इंडस्ट्रीज भी आती हैं, हमारे माहौल का आलूदा होना, क्योंकि हम अपने घरों से, हमारी भी प्रैक्टिस यही है कि हम अपने घरों का कूड़ा क्रिकेट अपना घर तो साफ कर लेते हैं लेकिन नियर बाय कहीं भी प्लॉट में खाली जगह जहाँ पे देखते हैं कूड़ा क्रिकेट के ढेर लगा देते हैं और फिर वहीं पे कूड़े को जला दिया जाता है, जिसकी वजह से माहौल खासा आलूदा हो जाता है गर्दो गुबार की वजह से, मट्टी की वजह से। और जैसे भी ट्रैफिक इतनी ज़्यादा बढ़ गई है शहर के अंदर तो उससे निकलने वाला, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, ये सब स्मोक की वजूहात बनते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर का इसमें कितना कंट्रीब्यूशन है और किस तरह से इंडस्ट्री को हम गाइड कर सकते हैं कि वो कम से कम इस तरह की इंडस्ट्री से निकलने वाला धुआं या फिर जैसे कि ईंधन है उससे हम अपने माहौल को पाक रख सकें ताकि स्मोक से हम बच सकें। देखिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे से हमने बात की तो इंडस्ट्री का जब से पिछले 7-8 साल से स्मोक मुतारिफ हुआ है ये मौसम, तब से लेकर अब तक गवर्नमेंट की एक अच्छी कोशिश और काविश ये भी है कि फेडमेक जब से उन्होंने बनाया है और यहाँ से काफ़ी इंडस्ट्री जो है फेडमेक में मूव हो चुकी है और ये इंडस्ट्री का फैक्टर जो कम हो गया, मिनिमाइज हो गया, थोड़ा रहे है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ख़त्म हो गया। इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन है स्मोक के अंदर लेकिन कम हो गया कंपैरेटिवली पिछले सालों के मुकाबले में। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है ट्रैफिक का है। 45% ऑफ द स्मोक कम्स फ्रॉम द ट्रैफिक। 45% स्मोक जो है वो ट्रैफिक की वजह से जनरेट, क्योंकि
आप देखें ना, कूड़ा कहीं पे जलाया जाता है, कचरा कहीं पे जलाया जाता है, तो वो हर गली में तो नहीं जलाया जाता ना, बिल्कुल ऐसा किसी एक एरिया में जलाया जाता है। हाँ। ट्रैफिक आपको हर जगह मिलती है, बिल्कुल ठीक है, तो वो ट्रैफिक से पैदा होने वाला धुआं हर गली, हर मोहल्ले के अंदर आपको मिलेगा, हर सड़क के ऊपर मिलेगा, हर शाहरा के ऊपर मिलेगा। तो ये मेन चीज है जिसके ऊपर काबू करने की जरूरत है कि हुकूमत को चाहिए कि जो एक सर्टन ईयर से पिछली गाड़ियां हो चुकी हैं उनके ऊपर पाबंदी चलाने पे ना लगाई जाए, क्योंकि लोगों की बाइंग पावर कम है, लोग वो उनके लिए वही सवारी है। बिल्कुल ऐसे ही। उनको कम से कम ये पाबंद किया जाए कि आप सर्टेन टाइम तक अपना ऑयल चेंज, अब उसका प्रॉपर उसकी ट्यूनिंग अगर आप करवाएंगे, मेंटेनेंस करवाएंगे गाड़ी की, ताकि उसके अंदर से वो काला जो धुआं निकलता है वो बेसिकली। यंग बच्चों का एक और भी बड़ा मसला होता है कि अक्सर बाहर के जो साइलेंसर्स होते हैं वो पता नहीं मैकेनिक के पास जाके क्या करते हैं, वो बहुत ज्यादा उनसे धुआं निकल रहा होता है। तो इस तरह की एक्टिविटीज भी रोकनी चाहिए और जितने भी मैकेनिक हजरात हैं उनको पाबंद करना चाहिए कि अगर कोई भी मोटर बाइक आपके पास आती है तो इस तरह का कोई भी काम नहीं किया जाए जिससे माहौल ज्यादा आलूदा हो। देखिए, सबसे पहले तो जो बड़ी बसें होती है ना, उनको पाबंद करने की जरूरत है कि वो जो पुरानी बसें हैं जो धुआं छोड़ती हैं उनको फौरी तौर पर मेंटेन करवाया जाए पूरे पंजाब के अंदर। ये सबसे जरूरी काम है। उसके बाद आ जाए आप गाड़ियों के ऊपर, फिर आती हैं आपकी बाइक्स कि बाइक्स को भी जो लड़के मॉडिफिकेशन करवाते हैं उसको पाबंदी लगा दी जाए, उसके ऊपर जुर्माना रख दिया जाए कि जो उसकी मॉडिफिकेशन कराते हैं, जो साइलेंसर बनवाएंगे और ट्रैफिक वार्डन अगर देखेंगे वो जितना चलान है उससे डबल उनको चलान किया जाए, ताकि ये चीज को दिस पॉइजन नीड्स टू बी स्टॉप, क्योंकि आगे चलकर आगे आने वाले सालों में ये और ज्यादा वर्ष होगा। बिल्कुल ऐसे ही। स्मोक इस हद तक ज्यादा हो जाती है कि आपकी ओजोन लेयर जो है वो सूरज की रोशनी को छुपा देती है। कैन यू इमेजिन कि आपकी जो यूवी लाइट्स आ रही है, जो यूवी रेज आ रही हैं सूरज की तरफ से, और वो जमीन तक नहीं पहुंच पा रही हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द स्मोक, कि उसकी लेयर कितनी थिक हो चुकी है, हम आप ये इमेजिन कर सकते हैं। तो ये कितना खतरनाक चीज है जो कि आने वाले सालों में बहुत ज्यादा बढ़ने जा रही है। एक साल के अंदर 22% जो अमात होती हैं पाकिस्तान के अंदर, उनकी सबसे बड़ी वजह जो है वो सांस की बीमारियां, 22% सांस की बीमारियों की वजह से अमात हो रही है। तो हमें इसको काबू करने की जरूरत है। और स्मोक एक ऐसी बीमारी है, स्मोक ऐसा मौसम है जो ऐसी बीमारी लेके आ रहा है जो सांस की बीमारी से मुंसलिक है। तो हमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि इसको काबू करने के लिए गवर्नमेंट लेवल के ऊपर तो हो रहा है, मैं बार बार कह रहा हूँ, आई डोंट गेट टायर्ड ऑफ इट, कि इसके ऊपर इंडिविजुअली हमें जो है ना बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। और सांस, बिल्कुल बच्चों के लिहाज से भी बड़ों के लिहाज से भी सांस की बीमारी एक तो बहुत ज्यादा होते हैं, सांस के मसले, दूसरा आपके स्किन इश्यूज बहुत ज्यादा हो जाते हैं, आपको वायरल इन्फेक्शन जिनको हम समझ रहे थे कि मौसम तब्दील है वो इसमें नहीं, वो स्मोक की वजह से होता है, आई इन्फेक्शन हो जाता है, आपको स्किन पे डिफरेंट तरह के आपको इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि ये बहुत खतरनाक है। शायद हमें लगता है कि ये सिर्फ हमें जो है वो मौसम थोड़ा सा वो धुंधला सा और धुंधलापन है और शायद ये स्मोक नहीं फोग है, तो फोग नहीं स्मोक ही है और उसमें अपना ख्याल रखना बेहद जरूरी है। इस हवाले से शहर भर में FWMC क्या इकदाम कर रही है अब्दुल रहमान, वो शहर को साफ सुथरा रखने के लिए किस तरह से मुतहरिक दिखाई दे रही है और बहुत सारी अवेयरनेस कैंपेन्स का आगाज भी कर दिया गया है। और देखिए, शराज की जो बात है इसको मैं दोबारा से आगे बढ़ाता हूँ कि ट्रांसपोर्ट के हवाले से MCF ने ये भी किया था कि ये ट्रैफिक सिग्नल्स पे आपको नजर आएगा कि सेकंड्स चल रहे होते हैं। उसका मकसद ये होता है क्योंकि वो 10, 20, 50, 100 गाड़ियाँ इकट्ठी होती हैं, तो वो ड्राइवर ने रेस पे पाँव रखा होता है कि कब ग्रीन हो जाए तो वो आगे जाएगा। उन्होंने सेकंड मुतारफ करवाया है कि 90 सेकंड 60 सेकंड चल रहे हैं, तो आपको अंदाजा हो कि आपने गाड़ी बंद कर देनी या रेस से पाँव हटा देना ताकि कम से कम धुआं निकले। ये सेकंड्स का मकसद यही होता है कि वो आपको सब्र आ जाए कि 1 मिनट आपने रुकना ही रुकना है, गाड़ी बंद करके रोकें या बगैर रेस के रोकें ना, रेस पे पाँव ना रखें ऐसे मोटर बाइक्स। तो दूसरे नंबर पे ये बाइक्स या रिक्शे ज़्यादा होने की वजूहत हैं कि इसमें एक तो ये रजिस्टर्ड नहीं है, दूसरे नंबर पे हमारे पास लोकल ट्रांसपोर्ट नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। अभी चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से वादा किया है कि 100 माहौल दोस्त बसें होंगी, मेट्रो होगी और मेगा प्रोजेक्ट्स होंगे। तो ये 100 माहौल दोस्त बसें अगर आ जाती हैं, देखिए एक बस में 40, 50, 60 लोग आ जाते हैं, एक रिक्शा में 5 से 6 आते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। यानी कि वो 10 रिक्शों की जगह एक बस है, ट्रैफिक का फ्लो कम हो जाएगा, माहौल दोस्त होगी और वो धुआं भी उसका कम होगा, रिक्शे का ज्यादा होता है। तो ये इस तरह के इकदाम है जिनसे लॉन्ग टर्म काबू पाया जा सकता है। अगर आप लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं देंगे तो वो बेचारे क्या करेंगे। देखिए, बाइक्स लोग मजबूरी में लेते हैं कि रिस्क वाली सवारी है, लेकिन क्या करें, लोग कॉलेजों में जाने के लिए बसें नहीं है, स्कूल में जाने के लिए बसेस नहीं है, मजबूरन लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है तो इस पे बैठ जाते हैं। जब नंबरों वाली बसेस चलती थी तो बहुत सारे स्टूडेंट्स उसमें जाते थे, बाइक्स का आपका खर्चा कम हो जाता है या गाड़ियों का, या आप किसी भी स्कूल के सामने देख लें तो उधर कोई 1000 बंदा जो है वो बाइक्स पे अपने बच्चों को लेने आया हुआ होता है, 500 बच्चा रिक्शे पे होता है, 200 गाड़ियों पे होता है।
तो वो 1000-2000 गाड़ियों का खात्मा किया जा सकता है अगर स्कूल 100 रुपया या 200 रुपया फी बच्चा फीस बढ़ा के आप बसेस चला दें, बसेस घरों पे ड्रॉप कर दें जो इर्द गिर्द के आपके इलाके हैं, और ज़्यादा बच्चे इर्द गिर्द के इलाकों में पढ़ते हैं। ये नहीं होता है कि सरगोदा रोड पे कोई रह रहा है और उसका बच्चा किनार रोड पे पढ़े ना, वो करीबी इलाके होते हैं। तो ये थोड़ी फीस बढ़ा के आप बसेस चला दें। ये थोड़ी पंजाब हुकूमत को ये सोचने की बातें हैं कि ये कैसे किया जा सकता है। देखिए इंडिया का भी मसला है, फिर हमारे ये सरहद का मसला होता है कि अभी जो है वो चावल की फसल दोनों जगह से बराबर कट रही है, सरहद की उस पार से भी धुआं आता है। हम इंडियन पंजाब पे इल्ज़ाम लगा देते हैं कि वो अपनी पराली को आग लगाते हैं, वो धुआं आ जाता है। इंडियन वाले हमारे पे इल्ज़ाम लगा देते हैं कि ये धुआं पाकिस्तान से आ रहा है। और अगर हम ज़राअत के हवाले से देखें तो जो भी धान की पराली होती है उसको जब हम जलाते हैं तो उसकी वजह से हमारी ज़मीन में और उसके हमारी फसल पे भी उसके जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट जाते हैं। तो हमारे तो फूड भी ऑर्गेनिक नहीं रह जाता फिर उसकी वजह से। देखिए माहौल तो खराब होता ही है, फसल पे भी उसके मनफी असर जाते हैं। एक होते हैं फसलों के दोस्त कीड़े, वो सारे मर जाते हैं उसमें। ऑर्गेनिक चीज़ें, इसके अलावा जो नामियाती मादा है वो मर जाता है। फिर जो परिंदे कई दिन तक आपकी फसलों में नहीं आएंगे। देखिए एक बात है कि एक बार ना एक मुल्क में उन्होंने सारी चिड़ियों को मार दिया कि ये हमारे दाने खा जाती है, तो उस बार सुंडियाँ इतनी पैदा हुई कि उनकी फसल आधी रह गई थी, फिर उनको चिड़ियाँ बाहर लानी पड़ी। तो ये कुदरत ने पूरा माहौल सेट किया होता है। चिड़ियाँ होती हैं जो वहाँ पे सुंडियों को खाती हैं, बीज भी साथ में थोड़े बहुत खाएंगे, लेकिन जब आप इसे आग लगाते हैं तो उससे चिड़ियों का भी नुकसान होता है। आप देखिए कि ये इस तरह की चीज़ों की वजह से जो गिद्ध है वो मरे हुए जो जानवर थे, कुत्ते या दूसरे जानवर, उनको डिस्पोज ऑफ करते थे, खा जाते थे। अब उनको दफनाते तो है नहीं, फेंक देते हैं। अब वो गिद्ध मर गए हैं, अब आपके जानवर महीनों पड़े रहते हैं वहां पर, जरासीम पैदा हो रहे होते हैं। तो ये सारा कुछ कुदरत का ही सेटअप के तहत चल रहा होता है। हमने जिंदगी को जीर्ण किया है, बल्कि जैसे आपने ये अभी बात की, बड़ी खूबसूरत बात है कि हमने कुदरती माहौल तो खराब कर ही रहे हैं अपनी कोताही और गफलत की वजह से। हम चरिंद परिंद और जानवरों के लिए भी माहौल को बड़ा आलूदा कर रहे हैं। उनके अंदर तो इतनी समझ नहीं है, उनके अंदर तो नहीं है। और वाकई ऐसा होता है कि सारी बातें, माहौल का इम्पैक्ट आपके पेट्स पे भी जाता है, आपके बर्ड्स पे भी जाता है, आपके प्लांट्स पे भी जाता है। तो ये सारी चीजें वो हैं जिनका ख्याल रखने की बहुत जरूरत है। और नेचर इस तरह से डिजाइन अल्लाह ताला की जात ने की हुई है कि जो हमारे ही सरासर फायदे के लिए, लेकिन उसको खराब करने पे हम लोग ही सबसे आगे हैं अपनी कोताहियों और गफलतों की वजह से। देखें बड़ी खूबसूरत बात अब्दुर्रहमान ने की, और वो ये थी कि अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया कि हमने हर चीज को जोड़ों में पैदा किया। तो वो जोड़ों में पैदा सिर्फ हस्बैंड और वाइफ के हवाले से नहीं बात हो रही है। वो बात हो रही है कि अल्लाह ताला ने कई दरख्त ऐसे बनाए हैं कि कई बेलें जो हैं उस दरख्त की वजह से पैदा होती हैं और वो उसके साथ अटैच होती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो कई परिंदे जो है वो एक सर्टेन मौसम में आते हैं, उसके बाद वहां से माइग्रेट कर जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने हर चीज को जो है वो डिपेंडेंट पैदा किया है। एक तो इसकी वजह ये है कि हम कुदरत का एक सिस्टम समझ सकें, और दूसरा ये समझ सकें कि जो डिपेंडेंट है वो सिर्फ अल्लाह ताला की जात है। हम इंडिपेंडेंट जो अल्लाह ताला की जात है, हम डिपेंडेंट है और हम हमेशा डिपेंडेंट रहेंगे दूसरी चीजों के ऊपर। तो अल्लाह ताला की तरफ से एक बड़ी खूबसूरत एक डिपिक्शन है ये, और इसको समझने की जरूरत है कि हम जब कुदरत का माहौल डिस्टर्ब करेंगे ना, खराब करेंगे, तो फिर उसके नतीजे में डिजास्टर पैदा होगा। तो ये डिजास्टर हो रहा है और माहौल, दोस्त चीजें जो खत्म हो रही हैं और ये माहौल खराब हो रहा है, मौसम खराब हो रहा है, लोगों की तबीयतें खराब हो रही हैं, उसके नतीजे में हमारे पास हॉस्पिटल्स पहले ही नहीं है, हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है, बेड्स नहीं है, लोग और बीमार होते चले जा रहे हैं, लोग अपनी सेहत का भी ख्याल नहीं रख ले, ऑयली चीजें भी खा रहे हैं। आप यकीन करें कि यही स्मोक का दौर है, मौसम है, और रोड्स के ऊपर जो है वो सड़क के ऊपर कढ़ाई रख के दूध गर्म हो रहा होता है और वहीं पे बैठ के लोग दूध पी रहे होते हैं सड़क के ऊपर बैठ के। लोगों को इस चीज का अदराक ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, समझ नहीं है कि उन्होंने अपनी सेहत का ख्याल कैसे खतरनाक चीजें हैं ये। और ये छोटी छोटी चीजें हमें लग रहा होता है कि हम बड़ा हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर रहे हैं, हम तो जो है वो दूध पी रहे हैं या फिर हम फ्रूट्स खा रहे हैं। और अक्सर आजकल तो ये भी मैंने देखा है कि फ्रूट्स भी जो है उसको कट करके और डिस्पोजेबल प्लेट्स में रख के रखा जाता है। तो वो भी कोई अच्छा नहीं है। आप घर पे लेकर जाएं, उसे खुद से साफ करें और एक पूरा सिलसिला है, अपनी सेहत का ख्याल रखें, बेहद जरूरी है। स्मोक की लहर से अगर आप खुद को बचाना चाहते हैं, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे वक्त छोटी सी ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी आता है।
वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे सिटी एट 10 और स्मोक के हवाले से मेडिकल फैसिलिटीज का बेहतरीन होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन हमारे यहाँ ये भी फैक्ट है कि बहुत ज़्यादा अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो लोग हॉस्पिटलाइज्ड हैं या फिर किसी न किसी तहत, पहले तो अल्लाह ताला सबको हॉस्पिटल से बचाए और सेहतमंद और एक हेल्दी लाइफस्टाइल आप जो है वो जिए, उसको इंजॉय करें। लेकिन अगर आपको फिर भी किसी न किसी सिलसिले में हॉस्पिटल में जाना पड़ जाता है तो वहाँ के इतने ज़्यादा मसाइल हैं कि आप जब ना खुशगवार सेहत के साथ वहाँ पे जाते हैं आप मजीद परेशान हो जाते हैं। तो स्मोक के हवाले से भी कोई ऐसी कंडीशन या ऐसा फेज आए कि आपको हॉस्पिटल का रुख करना पड़े, उससे बेहतर है कि आप अपना ख्याल खुद रखें, अपने खाने पीने का ख्याल रखें। लेकिन खाने पीने का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि आपको बाहर से जो भी मिलता है आप वो खा लें हेल्दी फूड के नाम पर। आप उसे घर पर लेकर आएँ, प्रॉपर तरीके से उसकी क्लीनिंग करें एंड देन आप उसको खाएँ। जब आप जो भी कंज्यूम कर रहे होते हैं वो बड़ा मैटर करता है। हम लोग कहते हैं ना कि आजकल लोग बड़े कॉन्शियस हो गए वेट को लेकर कि हमारा वेट बढ़ जाता है, हमें वेट कम करना है। तब यकीन माने 80% जो है ना 80% आपकी डाइट पे डिपेंड कर रहा होता है। अगर आप वॉक नहीं कर रहे, आप वर्कआउट नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर अच्छा खा रहे हैं और अपना पूरे रूटीन आपकी सेट है तो आपकी सेहत बड़ी बेहतरीन रहती है। फिर मौसम किसी भी तरह का हो वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है। लेकिन शराज हमारे यहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ के हवाले से भी देखा जाए तो उसका इतना कोई ख़ास हमें प्रॉपर इंतजाम दिखाई नहीं देता है, क्योंकि अगर कैंप्स भी लगाए जाते हैं, अवेयरनेस कैंपेन की जाती है, मेडिकल कैंप्स लगाए जाते हैं, तो उन मेडिकल कैंप्स के अंदर डॉक्टर ही मौजूद नहीं होती हैं, फैसिलिटीज़ पूरी मौजूद नहीं होती हैं। तो स्मोक के हवाले से क्या कुछ इस तरह के मेडिकल कैंप्स हमें देखने को मिलेंगे या फिर लोगों को किस तरह से इंटरटेन किया जाएगा हेल्थ के हवाले से? देखें, डॉक्टर के हवाले से आपने बात की तो डॉक्टर एक ऐसा मसीहा है जिसको देखने के बाद मरीज की आधी तबीयत तो ठीक हो जानी चाहिए। लेकिन आजकल हम एक ऐसे दौर में जिंदा हैं कि जहाँ पर डॉक्टर को देख के तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है और हॉस्पिटल का माहौल देख के मरीज़ जो है वो अपना हौसला मजीद वो ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। मरीज़ को जो है वो 50% तो हौसला होता है, बाकी 50% उसका इलाज होता है। तो वो हौसला एक बहुत बड़ी चीज़ है जो उसको देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हमारे यहाँ डॉक्टर्स जो होते हैं वो और मजीद परेशान करते हैं, आपने तो ये भी कर लिया, आपने तो ये भी कर लिया, आपने इस चीज़ का भी ख्याल नहीं रखा। तो मेरे ख्याल में लोगों को जो बीमारियां ज़्यादा हो रही हैं, कुछ तो डाइट्स की वजह से, उनके सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से, उनके लाइफस्टाइल जो उनका जीने का लाइफस्टाइल है, खाने पीने का, वो उसकी वजह से हो रही हैं। और बाकी कुछ महंगाई ने माशी तौर पर लोगों को इतना परेशान कर रखा है कि एंजाइटी डिप्रेशन की वजह से उसके नतीजे में बहुत सारी बीमारियाँ पैदा हो रही हैं। तो मुझे लगता है कि डॉक्टर्स को अपनी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी ये बना लेनी चाहिए कि जब भी वो किसी मरीज़ को देखें तो उसको सबसे पहले हौसला दें कि कोई बात नहीं, अल्लाह ताला आपको सेहत देगा, आप ठीक हो जाएंगे, आप बिल्कुल बेहतरीन हो जाएंगे। मेरे ख्याल में मरीज़ इतने में सही हो जाता है काफ़ी हद तक। जब डॉक्टर, क्योंकि उसका उस वक्त सहारा सिर्फ डॉक्टर नज़र आ रहा होता है उसको, तो जो अल्लाह मियां की तरफ से भेजा गया फरिश्ते की शक्ल में होता है। तो मेरे ख्याल में हमारे हॉस्पिटल के अंदर जो माहौल है वो बहुत ज़्यादा ख़राब से ख़राब होता चला जा रहा है। मुझे हमारे एक रिश्तेदार थे, रिलेटिव थे, पिछले हफ्ते उनके लिए मुझे रात को 1-1:30 बजे हॉस्पिटल जाना का इत्तेफाक हुआ और रात 1-1:30 बजे मैंने देखा कि वहाँ पर लोगों का इतना रश था। रात 1-1:30 बजे की बात करूँ और इमरजेंसी के अंदर लोग खड़े नहीं हो पा रहे थे, इतनी जगह नहीं थी, इतना रश था। इमरजेंसीज भी छोटी पड़ गई हैं। और हॉस्पिटल की जो इंतजामिया है वो ये सोच रही है हम अपनी इमरजेंसीज को जो है एक्सपेंड करें, क्योंकि मरीजों की तादाद बढ़ रही है। वो इसी वजह से बढ़ रही है कि जिस तरह से आपने कहा कि हम अपनी लाइफस्टाइल का ख्याल नहीं रख रहे हैं, हम खाने पीने का ख्याल नहीं, हम जाकर जूम कर रहे हैं, हम उसका ख्याल नहीं रख रहे हैं। हम फ्रूट्स खा रहे हैं तो हमें ये नहीं पता कि फ्रूट्स जो है वो ऑर्गेनिक पानी इसको जो है वो सही लगा कि नहीं लगा, इसको गटरों के पानी के साथ और सीवरेज के पानी के साथ जो है वो फलों और सब्जियों को जो है पानी दिया जा रहा होता है। तो क्या हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं? हमारी डाइट के अंदर बेकरी आइटम्स बहुत शामिल हो चुकी हैं, क्योंकि डॉक्टर्स हमेशा मना करते हैं कि बेकरी आइटम्स को कम किया जाए। ब्रेड है आपकी, फिर बन है, फिर आपके वो रस खाते हैं लोग, फिर वो केक रस खाते हैं, ये सब चीज़ें सारा का सारा जो बेकरी आइटम्स है। फिर उसके बाद आपकी डाइट के अंदर प्रोटीन है ही नहीं, चिकन अंडे है ही नहीं, वो ना होने के बराबर है। तो जब इंसान की एक बॉडी की ज़रूरत है, उसको इतनी कैलोरीज चाहिए, इतने उसको प्रोटीन चाहिए, इतने कार्ब्स चाहिए। हम जब प्रोटीन कार्ब्स की क्वांटिटी उतनी नहीं ले रहे हैं और मुसलसल नहीं ले रहे हैं तो एक सर्टेन टाइम तक हम जब कम कैलोरीज लेते रहेंगे बॉडी फिर जवाब दे देगी। बिल्कुल बॉडी फिर उसके बाद हम परेशान हो जाते हैं कि अल्लाह ताला सेहत सबसे बड़ी नेमत है, सबसे बड़ी दौलत। बिल्कुल मैं ये कहता हूँ कि आपकी
हजारों ख्वाहिशात होती हैं जब आपकी सेहत होती है। सेहत होती है। जब सेहत नहीं होती तो सिर्फ एक ख्वाहिश होती है कि सेहत कि अल्लाह ताला सेहत दे दें। तो ये मैं कहता हूँ कि जब है तो इसका ख्याल रखा जाए। ख्याल रखें, और ये बड़ी कीमती है। हम लोग इसको बड़ा फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। हम लोगों को लगता है कि अच्छा कोई बात नहीं, ये भी खा लेते हैं, पिज्जा बर्गर बाहर का सब कुछ ठीक है, आपको कभी खाना है तो वंस अ मंथ आप खा लीजिए, लेकिन मोस्टली कोशिश कीजिए कि घर की बनी हुई चीजें खाएं या घर पे आप कुक करें। बहुत सारे अल्टरनेट्स मिल जाते हैं आजकल तो सोशल मीडिया पे, आपको इतनी अच्छी अच्छी रेसिपीज मिल जाती हैं कि आप उसका बड़े अच्छे से बायकॉट अनहेल्दी चीजों का करके आप कर सकते हैं। और सोशल मीडिया कंपेन्स का अब्दुर्रहमान बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हमारे यहाँ से हमारे डिपार्टमेंट्स शायद बैनर्स लगा देते हैं, चीजें कर देते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे या टीवी के थ्रू जिस तरह से कंपेन लॉन्च होनी चाहिए या एक हम पब्लिक अवेयरनेस मैसेज लोगों तक पहुंचा सकते हैं, उस पर मजीद काम करने की जरूरत है ताकि लोगों को एक अलार्म बजता रहे उनके सर पे कि किस तरह से उन्होंने अपना ख्याल रखना है। ये बात आपकी दुरुस्त है कि यहाँ पर कंपेन्स चलाई जाती हैं सरकार की सतह पे, लेकिन सोशल मीडिया उसको इग्नोर किया जाता है। ये महकमों को बहरहाल कई बार हदायत भी मिली है कि अपने अपने सोशल मीडिया टीम में रखें। देखिए मसला उनके लिए होता है कि ये उनके लिए फिर तनख्वाह कहाँ से आएगी। ये तो पंजाब हुकूमत इसमें अगर हर डिपार्टमेंट को एक एक PRO के साथ साथ सोशल मीडिया के लिए भी टीमें दें या कैमरेज हों तो ये ज़्यादा अच्छा मैसेज आए। आप पुलिस का देखें कि उन्होंने अब अपने अपने टिकटॉक अकाउंट्स बनाए हुए हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ भी है, तनकीद भी होती है, ताहम ये होता है कि उनका मैसेज सामने आ जाता है, दूसरा मैसेज। ऐसे ही महकमे जैसे FWMC अपना जो पेज बना ले, अपने अकाउंट्स बना ले, उन पे वीडियोस बनाते रहें, डालते रहें, पंजाब हुकूमत अपने पेजेस पे डालती रहे। CM इस सिलसिले में बहुत एक्टिव हैं, वो तो मुसलसल अपना किरदार अदा कर रही है, लेकिन जो नीचे महकमे अब उनके लिए ज़रूरी है कि वो भी अपना किरदार अदा करें। जैसे देखिए कोई भी ब्रांड्स है, अब उनका आधा काम वो सोशल मीडिया के जरिए होता है। कोई भी होटल्स रेस्टोरेंट्स तो अब वो अपनी कोई भी डील है वो सोशल मीडिया पे लगा देते हैं और लोग फिर जो उधर चले जाते हैं। पिछले दिनों कराची में कोई नई ब्रांड थी तो उधर उन्होंने इतना सोशल मीडिया पे प्रोपोगेट किया था कि वहाँ पे रश पैदा हो गया, वो उस दिन चल ही नहीं सका था, इतना जो अवेयरनेस क्रिएट हो गया था। तो ये सोशल मीडिया की बदौलत बहरहाल चीज़ें मैसेज वो पहुँच जाता है किसी न किसी अंदाज में। ये जो जितने भी सोशल मीडिया पे हैं जिनको आप कह सकते हैं इन्फ्लुएंसर्स है, जो अच्छे खासे मिलियंस में उनके व्यूज़ है, तो उनके ज़रिए इस तरह की वीडियोस बनाई जा सकती है, उनको इंगेज किया जा सकता है। तो ये सरकार जब उनको इंगेज करेगी तो उसका और शहर के मेन एरियाज तक तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे हमने एरियाज भी देखे हैं अब्दुर्रहमान जहाँ पे परमानेंट एक तो आलूदा पानी खड़ा रहता है, कूड़ा करकट के ढेर लगे रहते हैं, माहौल इतना ज़्यादा आलूदा है। उन एरियाज पे काम करने की भी बेहद ज़रूरत है ताकि लोगों को हेल्थ के हवाले से अच्छे तरीके से फैसिलिटेट किया जा सके। सीनियत मसला ये बनता है कि कॉलोनीज में जो खाली प्लाट्स हैं ना, ये लोगों ने इन्वेस्टमेंट के नाम पे 20-30 साल से रखे होते हैं। अब देखें 90% आबाद हो गए, जो 10% प्लाट्स हैं ना, या तो वो चार दीवारी कर लें, वो एक बंदा कूड़ा फेंका, दूसरा फेंका, 100 बंदे ने फेंका। हम लोग नेगेटिव चीजों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। हम लोग अच्छा काम करने की बजाय ना हम लोग ये देखते हैं कि अच्छा उसने फेंक दे तो कोई बात नहीं, अगर उसने फेंका तो हम भी फेंक सकते हैं। हम ये नहीं करेंगे कि उस बंदे को भी रोकें कि यहाँ पे साफ सफाई का हम लोगों को ख्याल रखना है और हम क्यों ना कुछ पौधे लगा लें। तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है। इनफरादी तौर पर अगर कोई कुछ गलत कर रहा है तो उससे गलत करने से रोकना है, ना कि उसका हिस्सेदार बनना है। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे वक्त छोटी सी ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी यात्रा और किसी भी सूरत हाल में कैसा भी माहौल हो, क्योंकि स्मोक के हवाले से हम स्पेशली बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर के हवाले से हमने देखा कि उसका कितना ज़्यादा उस पर अवेयरनेस देने की ज़रूरत है, इंडस्ट्री के हवाले से लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है। एज सिटीज़न हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, ये सब चीज़ें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे भी एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं पर्सनली समझती हूँ, हमने कोविड में भी ये बड़ी प्रैक्टिस की थी और गलत प्रैक्टिस है मुझे लगता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये सही प्रैक्टिस लगती है कि सोशल मीडिया से हम डिफरेंट तरह के टोटके देखते हैं, सेल्फ मेडिकेशन करते हैं और हमें लगता है कि फ़लाँ जड़ी बूटी को पी लिया तो हम अब बिल्कुल सही हैं, अब कुछ नहीं होगा। और कोविड में इतनी स्पेयर सिचुएशन थी, तब भी हमने यही हरकत की थी और इसी तरह के काम करते हैं जिसकी वजह से हम ज़्यादा अपनी तबीयत को ख़राब कर लेते हैं। स्मोक के हवाले से भी अब जैसे मौसम बदलेगा लोग कहवों पे और मुख्तलिफ तरह की रेसिपीज़ पे आ जाएंगे कि फ़लाँ यूट्यूबर ने या फ़लाँ इन्फ्लुएंसर ने या फ़लाँ बंदे ने ये बता दिया है तो ये टोटका करना चाहिए। तो टोटकों से थोड़ा सा खुद को महफूज रखें। टोटके एक
हद तक अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर आपको लगे कि आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है क्योंकि स्मोक की वजह से आपको सांस का प्रॉब्लम होता है, आपको स्किन इश्यूज आते हैं, आपको आइज इन्फेक्शन हो सकती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो उसके लिए बर वक्त डॉक्टर से कंसल्ट करना बेहद ज़रूरी है। लेकिन हमारे यहाँ हर घर में शराज डॉक्टर मौजूद है, और अब तो हमारे जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं या यूट्यूबर्स हैं जो कि स्किन से रिलेटेड, ब्यूटी से, हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, वो इधर उधर के बहुत सारी रिसर्च करके और फिर कर लेते हैं। हमारे यहाँ रिसर्च का भी इतना ज़्यादा जो है वो ट्रेंड नहीं है कि प्रॉपर किसी अच्छे एक्सपर्ट बंदे से आप राय लें एंड देन अपनी ऑडियंस तक उसे पहुँचाएं। तो हम सिर्फ टोटकों पर बिलीव रखते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादातर मेजॉरिटी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो ये कितनी गलत प्रैक्टिस है आपके ख्याल में? देखें, आपने सही बताया कि सोशल मीडिया ने कई डॉक्टर्स पैदा किए हैं और कई माहिर सेहत बनाए हैं, माहिर तिब और माहिर सेहत बनाए। ये बड़ा ज़रूरी है कि हम सुबह होती है और हम उठते हैं, अपना व्हाट्सएप चेक करते हैं, कोई ना कोई एक मैसेज ऐसा आया होता है जिसमें कोई ना कोई फॉरवर्ड मैसेज होता है, उसमें लिखा होता है कि अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं, अपने आप चाहते हैं आपकी स्किन ग्लो करे, तो ये और हमारी तरह के मेरी तरह के लोग होते हैं, वो आगे 50 बंदों को फॉरवर्ड कर देते हैं। तो इस चीज से हमें परहेज करना चाहिए। सबसे ज्यादा ये होता है, मैं आपको बता देता हूँ, एक सर्टेन एज से ज्यादा जो खवातीन या मर्द हजरात होते हैं ना, वो जब इस तरह के मैसेजेस देखते हैं वो 50 लोगों को फॉरवर्ड कर देते हैं कि जी अगर स्मोक से बचना चाहते हैं तो पानी के अंदर तुख मलंगा डालें, चिया सीड्स डाल के ये करें। आप इसके ऊपर कोई रिसर्च नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अच्छा, मैंने तुम्हें टोटका भेजा था, बाद में कॉल करके सुनेंगे, वो पूछ मैंने तुम्हें भेजा था, तुमने ट्राई किया, वो ये इस चीज से इस्तेमाल करना चाहिए। डॉक्टर्स इसके लिए बैठे हुए हैं, डॉक्टर्स को इनका काम करने दीजिए। तो आपने सही बताया कि आपकी अगर तबीयत खराब होती है, इफ यू सी सम सिम्टम्स, आपको कुछ सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, आपकी सांस के हवाले से कुछ डिफरेंट फील कर रहे हैं आप अपनी बॉडी के अंदर, आपको लग रहा है कि दिस इज नॉट समथिंग इन रूटीन से हटकर कोई चीज है, तो आपको यू हैव टू गो सी ए डॉक्टर फौरी तौर पर। बजाय इसके कि आप सेल्फ मेडिकेशन, ऐसा करता हूँ मैं पैराडोल खा लेता हूँ, ऐसा करता हूँ मैं ये गोली खा लेता हूँ, ऐसा नहीं। आपको फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करना चाहिए, क्योंकि कोई भी आप ये मत सोचिए कि डॉक्टर की फीस है या मेडिकेशन है, हर चीज से बढ़कर आपकी सेहत, हर चीज से बढ़कर आपकी सेहत है। और इसका एहसास तभी होता है जब ये चली जाती है, जब ये सेहत चली जाती है। जिन लोगों, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल आर इन द हॉस्पिटल राइट नाउ, उनसे जाके पूछें जरा, वो अपना पूरा का पूरा घर कंपनसेट करने के लिए तैयार है अपनी सेहत के बदले। ऐसा ही है, वो अपनी पूरी की पूरी जायदाद कंपनसेट करने के लिए तैयार है अपनी सेहत के बदले। तो इस सेहत का ख्याल रखिए, प्रॉपर स्लीप, 8 घंटे की नींद, 7 से 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। 8 घंटे की नहीं ले सकते हैं, 7 घंटे की एटलीस्ट, और टाइम पे लें, टाइम पे। ये नहीं है कि सुबह के 4 बजे सो रहे हैं और आप कह रहे हैं मैं 7 घंटे, जब आप सो रहे हैं ना तो आपकी मसल रिकवरी हो रही है। आपकी मसल रिकवरी के लिए आपकी नींद बहुत प्रॉपर जरूरी है। आप सोएंगे नहीं, आपका मसल लूज होना शुरू हो जाएगा, आपकी बॉडी के अंदर सिर्फ हड्डियां रह जाएंगी, मसल्स खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ये बड़ा जरूरी है। आपको एंजाइटी, डिप्रेशन होती है जब आप सोते नहीं है प्रॉपर टाइम पे, और अल्लाह ताला ने रात बनाई है सोने के लिए और दिन बनाया। हमारे यहाँ उल्टा इसको, हम जब कुदरत को आप देखें ना, एक बच्चा छोटा सा पैदा होता है, आपने नोट किया होगा वो बच्चा हमेशा सुबह फजर के टाइम रोता है। हाँ, वो जागता है फजर के टाइम, उसको दूध फजर के टाइम मिलता है, क्योंकि ये एक प्रॉपर नेचर है अल्लाह ताला की तरफ से कि फजर के टाइम जागना है और रात को खाना खा के 7-8 बजे सो जाना। हमारी तो पार्टी रात को 7-8 बजे शुरू होती है और रात 2-3 बजे तक लोगों की जारी रहती है। पिज्जा ऑर्डर कर रहे हैं रात 12 बजे, मिडनाइट क्रेविंग्स लिख के, और वो सोशल मीडिया के ऊपर लगा रहे हैं। और दिस इज नॉट समथिंग गुड। हमें लाइफस्टाइल चेंज करना होगा। लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा हम लोगों का खराब हो गया है। इसी के साथ साथ जो है नीम, हकीम और इताई और जितने भी हमारे इर्द गिर्द हैं, और ये लोगों ने माहौल और भी ज्यादा खराब किया हुआ है। अभी कुछ दिन पहले भी हमारा हेल्थ सेशन था और उसी पे मतलब टॉपिक था हमारा हेल्थ से रिलेटेड ही। तो मतलब ऐसे लोग जो कि किसी हॉस्पिटल में चौकीदार हैं, माली हैं, वो सेकंड टाइम पे अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं आप पे, तो आप सोचिए कितनी खतरनाक बात है। और आप खुद उनके पास जाते हैं और सिर्फ चंद रुपए बचाने के लिए। और जैसे आपने मेंशन किया ना कि बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में हैं लेकिन वो इस टाइम अपना घर कंप्रोमाइज करने पे हैं, लेकिन जब उनके पास भी टाइम था शायद उन्होंने भी उस तरह से उन्होंने भी नहीं सोचा। तो आप उस फेज में जाने से पहले जरूर अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। एंड रेगुलर चेकअप्स की हमारे यहाँ अब्दुल रहमान लोगों के अंदर वो नहीं है। हम रेगुलर चेकअप्स पे बिलीव नहीं रखते हैं कि हर टाइम के बाद, कुछ 3 महीने के बाद या 6 माह के बाद हम लोगों को, या जैसे मौसम चेंज होता है, गर्मी आती है तब टेस्ट करवा लें, या सर्दी आती है तब टेस्ट करवा लें, ताकि किसी ना किसी तरह, क्योंकि मेरे रिलेटिव्स में अभी ये कुछ दिन पहले एक डेथ हो गई है और उनको डायग्नोज हुआ कैंसर, बिल्कुल लास्ट स्टेज पर, और उनको काफी टाइम से
प्रॉब्लम था, उनको उनकी बॉडी में डिसऑर्डर्स फील हो रहे थे, लेकिन उन्होंने जाके टेस्ट नहीं करवाया, सिर्फ ये समझते हुए कि मुझे शायद स्टमक का इशू है, लेकिन वो ट्यूमर था एंड अनफॉर्चुनेटली जब वो डायग्नोज हुआ तो वो सर्वाइव नहीं कर पाई लेडी और उनकी डेथ होगी। तो इस तरह के बहुत सारे केसेस सामने आते हैं। हम लोगों को रेगुलर चेकअप्स की आदत भी नहीं है अब्दुर्रहमान, लोगों के अंदर बड़ी अनहेल्दी एक्टिविटीज तो हैं लेकिन हेल्दी हैबिट एक भी नहीं है। जीनत, मेरा एक दोस्त कहता है कि जब टेस्ट करवाएं और कुछ ना निकले तो बड़ा अफसोस होता है, पैसे जाया हो गए। लेकिन ये कोशिश ये नहीं होती कि आप सेहतमंद हैं। तो मसला ये है कि वो पैसे जाया होने से बचाते हैं। वी आर स्टिल थिंकिंग अबाउट मनी। हम लोग ये नहीं देखते कि अल्हम्दुलिल्लाह के सेहतमंद हैं और सेहत के हवाले से कोई भी इश्यू नहीं है। वैसे दुख तो होता है। ये भी ना हमने प्रेस क्लब में कैंप लगाया था, तो दो दिन का कैंप था, तो बड़े कम जर्नलिस्ट मुफ्त टेस्ट भी नहीं लोग करवाते कि यार खून निकाल लेते हैं वो मुफ्त की सुई टेस्ट लगेगी। हाँ, मतलब सिरिंज लगेगी। पता नहीं ये लोगों के अंदर क्या भरा है, ये कॉलेजेस ने, यूनिवर्सिटीज ने, स्कूलों ने, शायद वो मतलब उनके वालिदैन ने, या मतलब ये क्या है कि लोग डरते हैं कि यार खून निकल जाएगा, मतलब वो एक सिरिंज निकाले, इतना सा भी नहीं निकलता जब वो मतलब डायबिटिक। हम मिस्टर चिप से बाहर आएंगे तो इसी से दिखाएंगे ना एजुकेशन। तो ये बड़ा मसला है कि लोगों को एजुकेट नहीं किया जा रहा। जैसे अभी ट्रैफिक के हवाले से बात हो रही थी, तो अभी हेल्थ के हवाले से ये सब्जेक्ट होने चाहिए। हाँ। कोई ना कोई, देखिए उर्दू में, इंग्लिश में, दूसरी किताबों में एक इस पे बात होनी चाहिए, एक लेक्चर होना चाहिए वीक में। पहले जो क्लासेज होती थी उसमें पीरियड होते थे स्पोर्ट्स के, अब वो भी खत्म हो गए हैं। तो ये क्लासेज होनी चाहिए। उसकी वजह ये है ना कि हम टाइम के साथ अपने आप को यूज टू कर लेते हैं चीजों का, और हम फिर उस पर बात करना खत्म कर देते हैं। जब हम बात करना बंद कर देते हैं तो चीजें दबती दबती बहुत जब जाती हैं और नए नए इश्यूज उसकी जगह पैदा हो जाते हैं। जब नए मसाइल जन्म लेते हैं तो हम उनके पीछे भागने लग जाते हैं, पुराने मसाइल को वहीं छोड़ देते हैं, और इसी वजह से हम लोगों की इसी तरह की प्रैक्टिसेस की वजह से हम इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो घरेलू डोमेस्टिक इश्यूज हो, चाहे वो हमारी हेल्थ के हवाले से हो। हेल्थ के हवाले से कोई भी इशू है तो प्लीज प्लीज उसे निगलेक्ट नहीं कीजिएगा, अपना बहुत ज्यादा आपने ख्याल रखना है। थैंक यू सो मच। आप दोनों प्रोग्राम का हिस्सा बने। वक्त एक छोटी सी ब्रेक। विल बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे सिटी एट 10 और तालीम के हवाले से हमेशा से हमारी कोशिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बात करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन सेक्टर में जितने भी मसाइल हैं हम उनका हल तलाश कर सकें। ऐसे बच्चे जो स्कूल से बाहर हैं उनके लिए स्कूल जाना और तालीम का हसूल आसान बनाया जा सके। हमेशा से हमने पब्लिक स्कूल के बारे में बात की है, प्राइवेट स्कूल के बारे में बात की है, उनका सिस्टम कैसा चलता है, निज़ाम कैसा होता है, सरकारी स्कूलों के टीचर्स और प्राइवेट स्कूल्स की टीचर्स में क्या फ़र्क है, किस तरह से वो पढ़ाते हैं, ये तमाम चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। लेकिन आज का मौजू थोड़ा सा डिफरेंट है एजुकेशन से रिलेटेड, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके लिए बड़ा नया पहलू होगा। इसके बारे में आई एम श्योर के बहुत बार पहले शायद बात की भी गई हो, लेकिन पर्सनली मैं भी इस चीज़ के बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा मेरे अंदर भी क्यूरियस है और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ, क्योंकि जब भी आपको कुछ नया सीखने को मिलता है, आपको नई चीज़ों के बारे में पता चलता है, तो आपकी नॉलेज में तो इजाफा होता है और साथ ही साथ आपको पता चलता है कि कहाँ पे किस तरह की तालीम को लेकर बच्चों को मसाइल का सामना करना पड़ता है। पहले तो हम सिर्फ बात करते थे प्राइवेट स्कूल्स के बारे में और पब्लिक स्कूल्स के बारे में, लेकिन आज का जो मौजू है वो है फॉर्मल एजुकेशन और नॉन फॉर्मल एजुकेशन, यानी कि रस्मी तालीम और गैर रस्मी तालीम। ये तालीमी निज़ाम क्या है और फॉर्मल स्कूल्स और नॉन फॉर्मल स्कूल्स में क्या फ़र्क है, इनका निज़ाम कैसे चलता है, ये ज़रूरत क्यों पेश आई कि नॉन फॉर्मल स्कूल्स को तश्कील दिया जा सके, और ये एक्चुअल है क्या, और ये पूरे का पूरा सिस्टम कैसे चलता है, ये किन बच्चों के लिए है, किन इलाकों में है, और इसका किस तरह से इसको पूरा चलाया जाता है, इसके अखराजात कैसे बर्दाश्त किए जाते हैं, यहाँ पर जो निसाब पढ़ाया जाता है क्या वो वैसा ही है जैसा कि सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाया जाता है, या कुछ मुख्तलिफ प्रैक्टिस यहाँ पर होती है। यहाँ पे तालीम का निज़ाम, एग्ज़ाम्स का निज़ाम किस तरह से होता है, चीज़ें किस तरह से चलाई जाती हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। एंड आई एम श्योर कि ये सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहने वाला है। तो हमारे साथ नॉन फॉर्मल स्कूल्स को लेकर, एजुकेशन को लेकर एक्सपर्ट मौजूद हैं। एक्सपर्ट से क्योंकि अगर हम राय लेते हैं या उनसे बात करते हैं तो ऑथेंटिसिटी का जो एलिमेंट है वो ज़रा वाज़ेह हो जाता है। तो हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है आपके लिए। हम अपने मेहमान से आपका तारुफ करवा देती हूँ। मेरे साथ मौजूद है नवीदुल हक साहब, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? थैंक यू सो मच सर कि आप प्रोग्राम का हिस्सा बने। और आज का जो टॉपिक है वो मेरे लिए भी बहुत नया है और आई एम श्योर कि मेरी ऑडियंस के लिए भी बड़ा नया होगा।
रस्मी और गैर रस्मी, हम ये टर्म तो सुनते हैं, लेकिन एजुकेशन में, स्कूल में फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल, पहले तो इसका बेसिक डिफरेंस बताइएगा कि इसका फ़र्क क्या है, किस तरह से नॉन फॉर्मल स्कूल्स या एजुकेशन हमारे प्राइवेट सेक्टर और हमारे पब्लिक सेक्टर से डिफरेंट है। जी शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे आज के इस प्रोग्राम में दावत दी, और ये वाकई एक नई चीज़ है, बहुत सारे लोग इस बारे में नहीं जानते। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके जो व्यूअर्स हैं उनको अपने डिपार्टमेंट की कारकर्दगी और डिपार्टमेंट का जो विजन है उसके बारे में मुकम्मल तौर पर आगाह कर सकूं। बिल्कुल। तो जहाँ तक महकमा ख्वानदगी व गैर रस्मी तालीम है उसका ताल्लुक है, तो मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि ये भी पब्लिक डिपार्टमेंट है, तो पब्लिक के ही इदारे होते हैं। ठीक है। डिफरेंस सिर्फ ये है कि हम सपोर्ट करते हैं स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को, जिसको हम फॉर्मल सेटअप कहते हैं। जी ठीक है। तो वो एरियाज़ जहाँ पर इनकी रसाई नहीं होती, या ये कह लें कि वो एक सेक्टर, डिप्राइव्ड सेक्टर एजुकेशन से जिसकी रसाई इन तक नहीं होती, उन एरियाज़ को हम कैटर करते हैं। उन एरियाज़ को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये डिपार्टमेंट बनाया है। ठीक है। और वहाँ पर जो है वो हम फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो है वो नॉन फॉर्मल वे से जो है वो वहाँ पे लोगों तक रसाई उसकी देते हैं। ठीक है सर, अगर ये हुकूमत पंजाब का ही प्रोजेक्ट है तो फिर इसे सरकारी स्कूलों से थोड़ा अलग क्यों कहा जाता है? इसे फॉर्मल स्कूल्स क्यों नहीं कहा जाता? इसे फिर नॉन फॉर्मल स्कूल्स क्यों कहा जाता है? ये आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। असल में जैसे मैंने आपको बताया कि इन लोगों की रसाई फॉर्मल सेटअप तक नहीं होती, तो हम देखेंगे कि रसाई क्यों मुमकिन नहीं है। जी। तो उसके डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम इसको नॉन फॉर्मल कहते हैं। जी, जैसे कि क्या फैक्टर्स हैं? सबसे पहले तो डिस्टेंस का हम कह सकते हैं कि हम वो एरिया, उस एरिया में जाते हैं जहाँ पर फॉर्मल सेटअप नहीं होता, गवर्नमेंट का स्कूल नहीं होता। ठीक है। और वहाँ पे फिर एक सोशल बैरियर भी हो सकता है कि, और इकोनॉमिक कंडीशन भी हो सकती है लोगों की, मतलब हमारे इदारों में यूनिफॉर्म नहीं होती। हाँ। और फिर उसके अलावा यूनिफॉर्म के बगैर ये नहीं कि यूनिफॉर्म ना हो, यानी कि वो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते यूनिफॉर्म को ना। तो डिस्टेंस का भी मैंने आपको बता दिया। फिर एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो एज फैक्टर भी है। हम बड़ी एज का बच्चा जो है वो भी हम ले लेते हैं। अच्छा, इसमें एज लिमिट नहीं है? हाँ, एज लिमिट नहीं है, हम उसको रिलैक्स कर देते हैं। ठीक है। बेसिकली फॉर्मल और नॉन फॉर्मल में रूल्स की रिलैक्सेशन का ही डिफरेंस है। कि फॉर्मल सेटअप जो है वहाँ पे एक प्रॉपर बिल्डिंग है, वहाँ पे एंट्री और एग्जिट का एक टाइम है, और फिर सुबह क्लास होती है, शाम तक चलते हैं, टीचर आते हैं, एजुकेशन सिस्टम है, पूरा असेसमेंट सिस्टम है, उसके बाद उसको जो है वो सर्टिफिकेशन दिया जाता है। हमारा डिफरेंस हमारा ये है कि हम जो एक कम्युनिटी का सेक्टर है जहाँ पे हमने ये काम करना है, उसके सोशल इंटरेस्ट, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन और उसके जिस टाइमिंग के हवाले से कह लें, या जो उनके मामलात हैं उनको देखते हुए हम वहाँ पे वो सेटअप कायम करते हैं। बिल्कुल ठीक है। मतलब नॉन फॉर्मल में ना तो आपको यूनिफॉर्म की ज़रूरत है, ना आपके लिए कोई मखसूस क्लासेस के आवर्स हैं, आपको आपके काम के या फिर आपकी जो रूटीन है उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट किया जाता है, और उम्र की भी कोई किसी तरह की कैद नहीं है, इसी तरह से है। और इसमें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। इसमें ऐसे स्कूल अक्सर हम बात करते हैं, सॉरी मैं आपकी बात कर रही हूँ, कि इवनिंग क्लासेस, तो इसमें वो वाला सिस्टम भी चलता है कि आपको मॉर्निंग एंड इवनिंग डिफरेंट औकात में पढ़ाया जाता है? जी बिल्कुल। हमारे जो रूल्स हैं वो हमें परमिट करते हैं कि हम उसके मुताबिक सेकंड टाइम भी कर सकते हैं। ठीक है। हम कोशिश यही करते हैं कि हम इस चीज़ से अवॉइड करें, और कम्युनिटी के, लेकिन फिर भी यहाँ पे हमें ज़रूरत होती है। मैं बहुत सारे स्कूल्स हमारे ऐसे हैं जहाँ पर मॉर्निंग के टाइम जो बच्चे हैं वो पेरेंट्स के साथ फील्ड में जाते हैं, या उनकी कम्युनिटी के जो भी इश्यूज हैं उसके मुताबिक वो चलते हैं, वहाँ पे हम सेकंड टाइम भी कर देते हैं, आफ्टरनून में भी कर देते हैं, इस तरह की। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से सरकारी स्कूल्स की जो फॉर्मल स्कूल्स हैं उनकी एक प्रॉपर बिल्डिंग होती है, प्रॉपर टीचर्स आते हैं और आपका पूरा का पूरा एक निसाब आपको पढ़ाया जाता है, नॉन फॉर्मल में क्या कोई बिल्डिंग्स वगैरह मखसूस अलॉट की जाती हैं, या फिर किस तरह से? एक थोड़ा सा मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा समझा देंगे तो और मज़ीद समझने में आसानी होगी। मैं आपको ये सारी चीजें बताता हूँ। इसमें फॉर्मल सेटअप को मैं साथ लेके चलूंगा, क्योंकि फॉर्मल सेटअप का समझ में आए व्यूअर्स के पास है। फॉर्मल सेटअप में ये है कि एक बिल्डिंग है प्रॉपर, वहाँ पे स्कूल एस्टेब्लिश होता है, उसकी SNE होती है, ये सारा मामला होते हैं, और ये एक लेंथी प्रोसेस भी होता है। यानी कि फर्ज करें अगर एक एरिया है वहाँ पे आउट ऑफ स्कूल बच्चे तो अवेलेबल हैं, और उसके लिए स्कूल अगर बनाना है तो उसके लिए सबसे पहले बिल्डिंग बनेगी, फिर SNE आएगी टीचर्स की,
और उसके बाद सारा प्रोसेस होगा, स्कूल की अप्रूवल होगी, फिर सेटअप जो है वो बिल्कुल बनेगा। ठीक, बिल्कुल लेकिन नॉन फॉर्मल सेटअप की खूबसूरती ये है, एक तो ये है कि हम जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं उनके डोर स्टेप पे चले जाते हैं, हाँ। बजाय कि उस बच्चों को हम अपने दायरे में लेके आएं, जहाँ पे आउट ऑफ स्कूल बच्चे एग्जिस्ट कर रहे हैं वहाँ पे हम जाते हैं, वहाँ पे जो कम्युनिटी मोबिलाइजेशन करते हैं, बच्चों की लिस्ट प्रिपेयर करते हैं, जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी उसको हम बनाते हैं, और वहाँ पे 30 से 35 बच्चे, ये एक नई चीज़ आई है, 30 से 35 बच्चे हम आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है। उसके बाद उनके लिए वहाँ पर ही एक मल्टीगेट टीचिंग के थ्रू एक टीचर जो है हमारे स्कूल में होती है, ठीक और है। वो टीचर जो है मल्टीगेट टीचिंग के थ्रू उन बच्चों को प्राइमरी पास करवाती है। बिल्कुल ठीक है, मतलब आपके पास 30-35 की स्ट्रेंथ है, एक टीचर है, वही उनको पढ़ाती हैं और उन्हीं के थ्रू वो पूरी एग्जाम्स की तैयारी करवाई जाती है और एग्जाम। अच्छा, इसका निसाब क्या उसी तरह से निसाब होता है? वही है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का, ठीक है। लेकिन एक हमारा जीपी तालीम प्रोग्राम है, उसमें जायका का प्रिपेयर किया हुआ एक सिलेबस है, उसके ऊपर भी पायलटिंग हो रही है जनूबी पंजाब के कुछ अजला के अंदर। तो इन फ्यूचर पॉसिबल है कि हम उसकी तरफ भी जाएं, बल्कि अब मैं एक नई बात बताऊंगा, मिडिल टेक की तरफ भी हम जा रहे हैं। पहले प्राइमरी एजुकेशन थी हमारी, ठीक है। अब मिडिल टेक की तरफ भी जा रहे हैं। इसमें डिफरेंस ये है कि जो फॉर्मल एजुकेशन है वो 3 साल में मिडिल करवाता है, 6, 7, 8। बिल्कुल ऐसा ही। हमारा जो नॉन फॉर्मल सेटअप है उसमें हम 1.5 साल के अंदर जो है वो मिडिल करवाएंगे पास बच्चों को। ओह, दैट्स ग्रेट। मतलब आपका टाइम भी बच जाएगा टाइम भी बच और जाएगा। आपका क्लियर भी हो जाएगी जी जी, डिग्री बल्कि भी। इसके साथ साथ जो है वो एक टेक की, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है, एक ट्रेड भी हम करवाएंगे जिसमें फीमेल ठीक के है। लिए ब्यूटिशियन भी हो सकती बिल्कुल है, सही। टेलरिंग भी हो सकती है, और फिर इसके अलावा और भी मेल के लिए हैं, प्लम्बिंग हो गई, मोटरसाइकिल मैकेनिक हो गई, इसके आईटी के रिलेटेड भी कुछ कोर्सेज हैं वो भी साथ में होंगे। मतलब कि अगर सादा अल्फाज में कहा जाए तो उनको स्किल्स भी सिखाए जी, जी, जाएंगे skills भी सिखाए ताकि जाएंगे। वो फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट जी, हो जी, सकें और अपने घर का सर्कल चला सके। दैट्स रियली ग्रेट, बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। अच्छा, ये बताइएगा कि जिस तरह से एग्जाम्स का सिलसिला शुरू होता है तो इसकी जितनी सर्टिफिकेशंस होती हैं वो तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट की तरफ से आती हैं, तो इनमें भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है? जो सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं या डिग्री दी जाती है उस पर क्या मेंशन होता है कि ये जो पास आउट स्टूडेंट है ये नॉन फॉर्मल स्कूल के हैं, या फिर सर्टिफिकेशंस और इसकी डिग्री बिल्कुल सेम होती है फॉर्मल स्कूल्स की तरह? जी बिल्कुल, इसमें हमारा डिपार्टमेंट में या डायरेक्टोरेट जनरल में एक विंग काम कर रहा है, मॉनिटरिंग एंड असेसमेंट विंग। तो उसके ज़ुम्मे है ये चीज़ें, यानी एक तो वो मॉनिटरिंग भी करते हैं उन सेंटर्स की, उस सेंटर्स पे जाके देखते हैं कि बच्चों की तादाद है नहीं है, एक्चुअली एग्जिस्ट कर रहे हैं जो बच्चे डैशबोर्ड के ऊपर है हमारे, या उसमें भी कोई फ़र्क आ गया है। और उसके बाद फिर असेसमेंट को कंडक्ट करना भी जो है वो उनकी जिम्मेदारी है, और वो जो स्कूल बेस्ड असेसमेंट होती है पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन के थ्रू, उनकी भी उनकी सर्टिफिकेशन भी पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन ही करता है। उसके मुताबिक प्रमोशन असेसमेंट भी होती है उसमें और फाइनल असेसमेंट भी होती है, बल्कि मंथली बेस के ऊपर जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट भी होती है उसमें। अच्छा। और बल्कि पूरा सेटअप है जो हमारा असेसमेंट का जो है उसके मुताबिक हम उसकी सर्टिफिकेशन भी करते हैं इसमें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, जो इनके लिए टीचर मखसूस किया जाता है वो वहीं के लोकल्स में से कोई टीचर हायर किया जाता है या फिर वो कोई गवर्नमेंट टीचर को वहाँ पे जो है वो भेजा जाता है, उनकी हायरिंग की जाती है? क्योंकि आजकल वो थोड़ा सा प्राइवेटाइजेशन का भी मसला चल रहा है ना, तो वो भी बड़ा होता है कि ऑनरशिप प्राइवेट ऑनरशिप में दे दी और टीचर जो है वो प्राइवेट हायर कर लिए गए। तो इस प्रोजेक्ट के लिए थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि जो हायरिंग की गई है टीचर्स की वो सरकारी टीचर्स ही हैं, जितने हमारे गवर्नमेंट टीचर्स हैं वही हैं, या फिर वहाँ के कोई लोकल रेजिडेंट से कोई टीचर हायर किया जाता है एज प्राइवेट टीचर के तौर पर? जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो भी फॉर्मल स्कूल होता है वहाँ पे एक टीचर को अगर हायर करना है तो उसकी बाकायदा से फाइनेंस डिपार्टमेंट से SNE अप्रूव करवानी पड़ती है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन हमारे प्रोग्राम की यही खूबसूरती है कि हम इमीडिएटली तौर पर जो है वो सेंटर्स को हमने कायम करना है। उसके लिए अगर SNE अप्रूव करवाएंगे तो वो बड़ा एक लेंथी प्रोसेस होगा, और वो जो सप्लीमेंट्री तौर पर रिलीफ देना चाह रहे हैं इस कम्युनिटी को वो हम नहीं दे सकते। बिल्कुल तो उसके लिए ये होता है कि हम उसी लोकल कम्युनिटी की प्रेफरेबली एक टीचर को हम हायर करते हैं, और उसकी ही जिम्मेदारी होती है कि वो बच्चों के लिए स्पेस भी अरेंज करे। 30 से 35 बच्चे जो है उसके बैठाने के लिए उसके पास जगह भी हो, उसकी अपनी भी जगह हो सकती है, उसके साथ साथ कम्युनिटी भी उसको ये जगह प्रोवाइड कर सकती है, दोनों चीजें हो सकती हैं। बिल्कुल ठीक है। और उसके लिए हम मिनिमम हमारा FA होता है, क्वालिफिकेशन FA या FSC, लेकिन सर मैं प्रेफरेबली यहीं से आपकी बात को आगे कंटिन्यू करूंगी कि टीचर की क्वालिफिकेशन क्या होती है और किन किन इलाकों में अभी तक ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है, कितने इलाकों में इस तरह के नॉन फॉर्मल स्कूल्स को चलाया जा रहा है, लेकिन राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और आज का मौजू बड़ा खास है।
फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन के बारे में, फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल स्कूल्स के हवाले से। नॉन फॉर्मल स्कूल्स ऐसे स्कूल्स होते हैं जो कि होते तो गवर्नमेंट पंजाब की जानिब से ही हैं, सेटअप्स लगाए जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों के लिए, ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए होते हैं, क्योंकि इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, तो इसमें हर तरह के लोग शामिल होते हैं। कुछ बड़ी एज के भी बच्चे होते हैं, कुछ जितने नॉर्मल एज के बच्चे होते हैं, और इसके पीछे बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। आपको वसाइल की कमी है, ट्रांसपोर्टेशन का मसला है, या स्कूल आपके इलाके में मौजूद नहीं है उसकी वजह से हो सकता है, या दीगर कई मसाइल हैं जिसकी वजह से या आप अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तालीम के एक्सपेंसेस बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे इलाकों में जहाँ पे स्कूल्स की प्रॉपर सहूलियात मौजूद नहीं है, तालीम का बेहतर निज़ाम मौजूद नहीं है, वहाँ पे हुकूमत पंजाब की जानिब से नॉन फॉर्मल स्कूल्स प्रोजेक्ट के तौर पर एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाता है, और वहाँ पे 30 से 35 कहेंगे कि तादाद होती है स्टूडेंट्स की, जिसपे एक टीचर हायर किया जाता है, और वो टीचर की जिम्मेदारी होती है कि किस तरह से उस सेटअप को लेकर चलना है। और इसके लिए कोई प्रॉपर कोई मैकेनिज्म नहीं होता है, कोई यूनिफॉर्म्स नहीं होते हैं, कोई इस पर बिल्डिंग नहीं होती है। बिल्डिंग एक मखसूस होती है, वो आपके घर का ड्राइंग रूम भी हो सकता है, आपके घर का लॉन्च भी हो सकता है, एक हॉल भी हो सकता है, तो वो कोई भी जगह हो सकती है, लेकिन मकसद एक है कि उन इलाकों में तालीम की फराहमी को आम करना है जहाँ पे अभी तक स्कूल्स के सेटअप मौजूद नहीं है। बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है ये, लेकिन जाहिर बात है जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होते हैं, जैसे कि आप बता रहे थे कि 2002 से ये प्रोजेक्ट चल रहा है, एंड आई एम वेरी शॉक्ड के लोगों को इसके बारे में नहीं पता है ज़्यादा। तो इनिशियली बहुत सारे इसमें प्रॉब्लम्स भी आपको फेस करने होंगे। सबसे पहले तो ये, जब आपने सेटअप स्टार्ट हुआ गवर्नमेंट की तरफ से, इसके पीछे का मेन मकसद तो आपने बता दिया कि ये वजूहात थी जिसकी बिना पर इसको प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया। इनिशियली किस तरह के प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, और अभी किस तरह के मसाइल हैं जिनका सामना अभी भी नॉन फॉर्मल स्कूल्स को करना पड़ रहा है? जी शुक्रिया। इसमें इश्यूज़ यही है कि जैसे आपने बात की कि 2002 से ये डिपार्टमेंट काम कर रहा है और आपको भी नहीं पता इस बात का, तो एक्चुअली जो हमारा एरिया ऑफ कंसर्न है वो थोड़ा बैकवर्ड कह लें, हम कह सकते हैं, नेगेटिव वर्ड है माजरत के साथ। तो उन लोगों की कंसर्न जो है वो यही होते हैं कि हम रोज़मर्रा के मामला हमारे चलते रहें, हमारे बच्चे चलें, अगर अदारा आ गया है तो हम पढ़ा लेंगे, अदरवाइज हम ना भी हो तो उनका नहीं होता। तो क्योंकि एरिया स्पेसिफिक होता है, उन लोगों को इतना अवेयरनेस भी इतनी नहीं होती इस सेंस में कह लें, और फिर यही हमारे लिए जो है ना वो सबसे ज़्यादा इशू होता है, क्योंकि अवेयरनेस की कमी होती है तो उनका कोऑपरेशन भी बाज़ का जो है वो पॉजिटिव नहीं होता, उनका रवैया भी पॉजिटिव नहीं होता। उनके एक मिसकंसेप्ट पाया जाता है, शायद ये कोई फ्रॉड है या कोई लोग आ गए हैं, पता नहीं ये हमारी तस्वीरें दिखा के हमें क्या मिल जाएगा। अगर हम उनको बताते हैं कि ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का है और बाकायदा गवर्नमेंट की तरफ से ये चीज़ें जो है वो टीचर्स को भी बाज़ का फिर इसी वाले से तंग करते हैं कि पता नहीं आप हमारे बच्चों को दिखा के या ये सेटअप दिखा के कोई एनजीओ है या कोई बाहर का कोई अदारा है जो इस तरह के मसाइल जो है वो रहते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन उसके लिए हम कोशिश करते हैं कि पब्लिक को इन्वॉल्व करें, कम्युनिटी मीटिंग्स रखें, और जो स्टेक होल्डर्स हैं मेन कम्युनिटी के, काउंसलर्स कह लें या नंबरदार कह लें, उन लोगों को हम उनके साथ मीटिंग करके इसको करें। और फिर डिपार्टमेंट के फ्रीक्वेंटली जब विजिट्स होते हैं उससे भी लोगों के जो है कंसेप्ट क्लियर होते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो काफ़ी हद तक ये मामला जो है हमारे हैंडल हो जाते हैं और फिर उनको सर्टिफिकेशन मिलती हैं। और आपको जैसे मैं बता रहा हूँ, ये मसाइल उस वक्त थे जब स्टार्ट था। अब क्योंकि 2002 से लेके अब 2024 में हम हैं, तो काफ़ी अरसा हो गया हम करते हुए, तो काफ़ी मामला जो है वो बेहतर हो गए हैं। तो दूसरा ये है कि लेकिन लोगों के माशी हालात के बारे में जैसे मैंने आपको बताया, तो उसमें वो इश्यूज़ रहते हैं कि बच्चे, इसलिए हम कहते हैं कि यूनिफॉर्म हमने कंपलसरी नहीं किया कि बच्चे यूनिफॉर्म से आ जाएं तो ठीक है। और फिर उनके पेरेंट्स भी पढ़े लिखे नहीं होते, तो बच्चों को होमवर्क करवाना और उनसे स्कूल्स के बारे में पूछना, इस तरह के मसाइल भी हैं। फिर बच्चों के लिए नोटबुक्स वगैरह वो तो हम कोशिश करते हैं कि हम देते रहें उनको, कॉपीज़ वगैरह, नोटबुक्स भी बाद में लेट भी हो जाती हैं, तो उसका कोऑपरेशन के हवाले से थोड़ा इशू रहता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और 22 साल से ये पूरा सिलसिला चलता आ रहा है, 2002 से शुरू हुआ, 2024 आ गया है, और अभी तक अगर हम बात करें पूरे पंजाब में तो नॉन फॉर्मल स्कूल का सेटअप कहाँ कहाँ पे मौजूद है, कितनी तादाद में ये मौजूद हैं, और बैकवर्ड एरिया ही इसमें जो है वो मेजर इसका कंसर्न भी, इसका मेन पर्पस भी यही था। तो अब तक पूरे पंजाब में नॉन फॉर्मल स्कूल कितने मौजूद हैं? जी पूरे पंजाब की अगर हम बात करें तो ये 20 से 22 हज़ार तक जो है ये अदारे कायम हैं। और अगर मैं फैसलाबाद की स्पेसिफिकली बात करूं तो हमारे फैसलाबाद में 413 सेंटर्स कायम हैं। 413 सेंटर सिर्फ फैसलाबाद में, और उसमें 14,000 के करीब जो है वो बच्चा पढ़ रहा है। अमेजिंग।
हाँ जी, और ये सारे जो स्कूल्स हैं उन्हीं एरियाज के हैं, जिसमें सिटी के स्लम एरियाज हम कह लें, और फिर जो देहातों के अजाफी आबादियाँ, यानी एक गांव था तो उसके साथ एक आबादी थी कुछ, और वो पूरा एक गांव वो भी बन चुका है। लेकिन स्कूल जो है फार्मर स्कूल वो उसी गांव के अंदर है। और इसके अलावा डेरों में हमारा बहुत सारा देहाती कल्चर है, जैसे आप समझते हैं कि वो डेरों के ऊपर रहते हैं, उनके ऊपर भी हम ये इदारे बनाते हैं। फिर इसके अलावा जो भट्ठे हैं उसके ऊपर भी, क्योंकि वो भट्ठे के जो लोग होते हैं वो आम कम्युनिटी के साथ फिर उनका एंगेजमेंट भी थोड़ा डिफरेंट होती है, वहाँ पे भी हम इदारे बनाते हैं। इसके अलावा तलीम बालगा के जो हैं वो भी हमने बहुत सारे इदारे खोले भी हैं और अभी मजीद भी खोलने जा रहे हैं। ठीक है। उसमें हम डिस्ट्रिक्ट जेल, सेंट्रल जेल और पोस्टल जेल जो बच्चों की जेल है उसके अंदर भी हम ये सेंटर्स ओपन करने जा रहे हैं। उसमें भी काफ़ी अच्छा जो है हमारा ये मामला चल रहा है। बिल्कुल ठीक है। अब मैं तलीम बालिगा की बात की तो इस हवाले से भी थोड़ा सा बताइएगा कि इसमें किस तरह के स्पेसिफिकली इसका टाइम पीरियड भी आप मुझे बता रहे थे, ब्रेक में हम इसके हवाले से डिस्कस कर रहे थे, तो इस थोड़ा सा ऑडियंस को भी बताइएगा कि इसका टाइम ड्यूरेशन क्या होता है, इसमें किस तरह के नसाब करवाए जाते हैं और क्या इसके पीछे का पर्पज़, स्पेसिफिकली इस कैटेगरी का क्या पर्पज़ है? अच्छा, इसमें देखें कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं उसके तहत हमने 2030 में 100% लिटरेसी रेट को लेके जाना है। तो उसके लिए एक तो ये है कि हम जो हमारा न्यू बॉर्न बेबी है या 5 ईयर से ऊपर जो बच्चा है उसको हम अदारे के अंदर लेके उनको पढ़ना लिखना सिखाएं और उनको एजुकेशन दें। लेकिन जो लोग स्कूल गोइंग एज से ज़्यादा जिनकी एज हो गई है और वो इलिटरेट्स हैं, अगर मैं फैसलाबाद की फिगर आपसे शेयर करूँ तो 20 लाख के करीब बच्चा है जो अभी भी कभी स्कूल नहीं गया। और उसमें उन बच्चों को भी तो हम उन लोगों को भी तो हमने लिटरेट्स करना है ना, कोई एक दफा उन्होंने ट्रेन। ये 20 लाख बच्चा वो है जो कि किसी न किसी रीजन की वजह से, जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है, जिसके पास ट्रांसपोर्टेशन के इश्यूज हैं, फाइनेंशियल इशू है, कोई भी मसला हो सकता है, ये वो कम्युनिटी है। वो कम्युनिटी है। तो वो अब बालग हो गए हैं, वो अपने घर के मामलात में बिजी हैं, माशी एक्टिविटी कर रहे हैं कोई ना कोई। लेकिन उन लोगों को भी तो हमने जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के जरिए जो है उसमें लेके आना है। तो तलीम बालगा का प्रोजेक्ट उनके लिए स्टार्ट किया जाता है और ये टाइम स्पेसिफिक 6 मंथ का कोर्स जो है हम इनको करवाते हैं। और उसके अंदर जो है वो बेसिक जो ख्वानदगी की डेफिनेशन है कि वो सिंपल कोई तहरीर पढ़ सके, लिख सके और उसके साथ साथ जो है उसको किसी को समझा सके और बेसिक कैलकुलेशन कर सके। ये ख्वानदगी की बेसिक डेफिनेशन के तहत जो है उसका सिलेबस जो है वो डिज़ाइन किया जाता है, जिसमें इंग्लिश, उर्दू और मैथ ये तीनों चीज़ें होती हैं और उसके साथ साथ ज़िंदगी गुजारने के चंद जो है वो ज़रूरी असूल जो हैं वो बताए जाते हैं, ताकि वो भी हमारा ख्वानदगा जो फ़र्द कहला सके और हमारे माशरे में अहम किरदार अदा कर सके। ये तलीम बालगा। उसके लिए मैंने जैसे आपको बताया कि जेल्स के अंदर भी हम प्रोजेक्ट करते हैं। और फिर हम रिसेंटली जो फार्मर्स है, जो इलिटरेट फार्मर्स है, उनके लिए भी हम जो है उनकी इंटरेस्ट के मुताबिक और उनके फील्ड के मुताबिक कोर्स डिज़ाइन किया गया है और इलिटरेट फार्मर्स को भी हम तलीम बालगा के कोर्स करवाने जा रहे हैं। इसलिए और वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही होगा ताकि वो अपनी फील्ड में अच्छे से एक्सेल कर सकें। इसी तरह से जो लाइव स्टॉक, जो जानवरों की देखभाल करने वाले लोग हैं, उनको भी उनकी फील्ड के मुताबिक सिलेबस डिज़ाइन किया गया है और उसके मुताबिक उन इलिटरेट्स लोगों को ना सिर्फ पढ़ना लिखना सिखाएंगे बल्कि उनके फील्ड्स के जो जानवरों के हवाले से, उनकी बीमारियों के हवाले से, उनकी देखभाल के हवाले से भी जो जदीद तरीका राइज हैं दुनिया के अंदर वो भी हम उनको सिखाएंगे। इसी तरह से लेडी हेल्थ वर्कर्स और हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ मिलकर BHU के ऊपर जो है हम नाखमानदा जो ख़वातीन हैं जो जिनके हेल्थ इश्यूज़ के हवाले से भी मामलात होते हैं, उनको हम BHU के अंदर जो है वो हम ये करवाने जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट आ रहा है, जैसे आपने सेंट्रल जेल्स की और उसकी बात की, प्रिजनर्स के हवाले से, कैदियों के हवाले से, तो उनको तालीम उन तक पहुंचाने के लिए पूरे का पूरा सेटअप किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है? क्योंकि बाहर के अगर हम इलाकों की बात करें तो जैसे आपने पहले मेंशन किया कि टीचर अपनी भी जगह यूज़ कर सकता है, कोई बिल्डिंग यूज़ कर सकता है, कोई घर भी यूज़ कर सकता है, लेकिन प्रिजनर्स के लिए किस तरह से स्पेशली वो क्लास डिज़ाइन की जाती है, वो थोड़ा सा मुझे बताइए। अच्छा, ये आपको जान के थोड़ी सी हैरानगी होगी, बल्कि मैं जब तक ये जेल का मैंने सेटअप नहीं देखा था तो मैं भी यही समझता था। मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा सस्पेंस हम रखें और आप कहीं नहीं जाएं और हमारे साथ बने रहें, इस गुफ्तगू का हिस्सा रहें, तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि थोड़ा सा आपको इंतजार करवाया जाए, क्योंकि इंटरेस्टिंग गुफ्तगू चल रही है और किस तरह से पूरा सेटअप है ये आई एम श्योर जानने में आप भी काफ़ी इंटरेस्टेड होंगे। लेकिन वक्त छोटी सी ब्रेक हमारे साथ रहेगा। आप देख रहे हैं सिटी एट 10।
वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और बड़ी ही मजेदार से बड़ी ही इंफॉर्मेटिव आज का टॉपिक है फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन एंड स्कूल्स के हवाले से उसका सेटअप कैसा होता है, इसके पीछे की क्या वजूहत है। बड़ा ही जबरदस्त ये प्रोजेक्ट है हुकूमत पंजाब का जिसे और भी एक्सपेंड करने की जरूरत है, लेकिन अभी जो मौजूदा प्रोजेक्ट ये जहां जहां एग्जिस्ट कर रहा है वो सेटअप कैसे चल रहा है ये जानकर आई एम श्योर कि आप लोगों के लिए भी बहुत सारी नई चीजें सामने आई होंगी और मेरे लिए भी पर्सनली। और मेरा इंटरेस्ट जो है वो सेंट्रल जेल्स और अपने कैदियों के हवाले से है, क्योंकि हम समझते हैं कि अगर कोई कैद में है या जेल में है तो उसके लिए बस अभी लाइफ का फुल स्टॉप चल रहा है, एक पॉज आ गया है, क्योंकि दुनिया के साथ वो वैसे कनेक्ट नहीं कर पाता है। तो इस तरह के हालात में तालीम की उन तक रसाई को आसान बनाने में नॉन फॉर्मल स्कूल का क्या किरदार है और किस तरह से पूरा सेटअप चलाया जाता है? जी जी, ये वाकई बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो अनपढ़ कैदी हैं या जेल के असीरान हैं उनके लिए कैसे ये सेटअप बनाया जाता है। तो आपको हैरान होंगे ये जानकर कि बाहर का जो हमारा सेटअप है उससे बेहतर होता है जेल के अंदर हमारा जो तलीम बालगा का सेटअप होता है। अभी तक जो एक्सपीरियंस है हमारा उसमें ये होता है कि जो एक आज़ाद बंदा होता है वो बिल्कुल आज़ाद होता है। हाँ। तो उसके लिए वो दिन का अगर 2 घंटे एजुकेशन के लिए या किसी भी काम के लिए स्पेसिफिकली निकालना हो और वो मसलसल 6 माह के लिए निकालना हो तो वो थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन लकीली जेल के अंदर जो कैदी होते हैं वो उन्होंने तो उधर ही रहना ना, शब रोज एक जैसा ही होता है। हाँ, उनके लिए तो एक जैसा ही होता है। और वहाँ पे जो है हम सेटअप कायम करते हैं उसके लिए कंडीशंस 2 तरह की होती हैं। या तो वो टीचर जो जिसकी मैं बात करूँ हम बाहर से भी जा सकता है टीचर, और प्रेफरेबली उन कैदियों में से भी अगर कोई पढ़ा लिखा बंदा है और वो कैद है उसको भी हम बतौर टीचर जो है वहाँ पे हायर कर सकते हैं। और मिनिमम 2 आवर्स की जो है वो क्लास होती है वहाँ पे। हाँ। और उनको जो उनका पर्टिकुलर सिलेबस होता है उनको वो पढ़ाया जाता है और बड़ा अच्छा सेटअप है, वो बड़ा अच्छा मजेदार जो मामला है वो। और जो कैदियों के अंदर से ही टीचर हायर किया जाता है तो उनकी उजरत भी उन तक पहुंचा दी जाती है। बिल्कुल, वो उसको हम बड़ी जिम्मेदारी के साथ जो सुप्रीडेंट जेल होते हैं उनके साथ लाइजन करके वो उसी के पास जो है वो हम उसको। थोड़ा सा सैलरी सिस्टम अब बात निकली है तो उस हवाले से बताइएगा कि चलें वो तो कैद के अंदर है, लेकिन जो कि आज़ाद टीचर्स हैं हमारे उनकी सैलरी का क्या सिस्टम होता है? जैसे पब्लिक सेक्टर्स में टीचर्स को पे किया जाता है उसी तरह से पे किया जाता है या क्या अमाउंट होता है इसका? जी, उसमें टीचर्स को सैलरी नहीं हम कहते, उसको अजाजिया कहते हैं। ठीक है। और वो उसके अकाउंट में जाता है बाकायदा। हम जब टीचर को हायर करते हैं उसका बैंक ऑफ पंजाब के अंदर अकाउंट ओपन करवाते हैं और थ्रू को अकाउंट ऑफिस उनके अकाउंट्स के अंदर जो है वो उनका अजाजिया जाता है। लेकिन उनका अजाजिया जो है इस वक्त वो 12,500 रुपया है। ठीक है। तो 12,500 के अंदर जो है वो टीचर ये हमें सर्विसेज देती है। और अभी बल्कि मुझे बताते हैं ये ग्रेजुअली बड़ा होगा ना, मतलब स्टार्टर में तो बिल्कुल मिनिमम होगा एंड देन अमाउंट बढ़ती 12,500 या ये डे 1 से यही तय था? ऐसे ही है बिल्कुल। ये 3,000 से स्टार्ट हुआ था। अच्छा। और 3,000 से फिर 5,000, 6,000, 7,000, ग्रेजुअली बढ़ता चला 8,000 फिर 12,500 हुआ। अभी रिसेंटली हुआ अभी 12,500। बल्कि मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी है कि जब से मौजूदा गवर्नमेंट आई है तो उन्होंने जंप इसको लगाया है 12,500 से 20,000 तक ले गए हैं। तो एक हमारे टीचर्स के लिए जो है एक बड़ी खुशाइंद बात है, क्योंकि ये दरीना मसला था उन टीचर्स का और हमारे लिए भी, क्योंकि सैलरी कम होने की वजह से, एरिया कम होने की वजह से बात का हमें टीचर भी एक पढ़ी लिखी टीचर नहीं मिलती थी कि आज़ादिया कम। और इसमें आई एम श्योर कि ज्यादा फीमेल टीचर्स की तादाद है। जी बिल्कुल, इसमें तकरीबन 90 से 95% जो है वो फीमेल टीचर्स हैं, क्योंकि फीमेल जो हैं वो घर के कामों के साथ साथ इसमें मैनेज कर सकती हैं। मेल के लिए तो इसमें मैनेज करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और जब आप घर पे बैठे हो और आपको घर से कहीं बाहर नहीं जाना पड़ रहा, एक सेटअप आप खूबसूरत सा चला रहे हो, तालीम की तदरीस के हवाले से काम कर रहे हो और 20,000 रुपये आप घर बैठे कमा सकते हो, तो ये भी एक काइंड ऑफ वर्क फ्रॉम होम हो गया कि आप अपने कंफर्ट के लिहाज से। और सर इसमें आवर्स बताइएगा कि कितने आवर्स हैं जो कि आपको मिनिमम देने ही देने हैं? जी, इसमें मुझे पिछले क्वेश्चन के साथ ही मैं इसको लिंक करूंगा कि जो हमारे टीचर्स हैं वो सैलरी के लिए नहीं पढ़ाते मोस्टली जो हमारे हैं, यानी कि वो एक रज़ाकाराना तौर पर वो समझते हैं। और हम कोशिश करते हैं कि जब हम मोबिलाइजेशन करते हैं टीचर को सर्च आउट करते हैं तो ऐसे टीचर को ही ले जो रज़ाकाराना तौर पर जो है वो बच्चों को पढ़ाएं। तो वो सैलरी थोड़ी होना भी उनके लिए इतना मैटर नहीं होता। और इसके साथ साथ मिनिमम 4 आवर्स है हमारे और मल्टी गेट टीचिंग होगी उसमें, जिसके लिए हम उनको ट्रेनिंग्स भी देते हैं
बाकायदा हमारे मास्टर डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर्स हैं जो उनको क्लस्टर ट्रेनिंग भी करवाते हैं, इंडक्शन ट्रेनिंग भी करवाते हैं और फॉलो अप विजिट्स वगैरह करके भी उनको जो गाइड करते हैं। तो मिनिमम 4 आवर्स हैं, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि टीचर ज़्यादातर रज़ाकाराना तौर पर ये काम करते हैं और 4 आवर्स से भी ज़्यादा तक लेके जाने की कोशिश करते हैं। मिनिमम 5 आवर्स तो मोस्टली टीचर्स देते हैं, बाज़ अवत इससे भी ज़्यादा जो है वो लेके जाते हैं। तो एक उसमें फिर हमारे लिए भी बड़ा अच्छा होता है कि वो कोर्स जो है वो भी कवर हो जाता है और बच्चों को प्रॉपरली जो है वो ट्रेनिंग भी मिल जाती है, ये सारे मामला होते हैं। अच्छा, जैसे आपने सर्टिफिकेशन और डिग्री के हवाले से बताया, तो मेरे अभी आप बात कर रहे थे कि इसका सेटअप आप अपने घर के अंदर या अपनी किसी भी प्लेस पे कर सकते हो, तो जो एग्ज़ाम का सिलसिला होता है वो वहीं पे एग्ज़ाम बच्चों को देने होते हैं या उसके लिए फिर आपको कहीं नियर बाय जो भी आपके इलाके के करीब तर सेंटर है आपको वहाँ जाके एग्ज़ाम देना पड़ता है? जी, इसमें भी चेंज आई है। पहले जो 5 क्लास के स्कूल बेस असेसमेंट होती थी उसके लिए हम क्लस्टर्स बनाते थे, नियर अबाउट जो 4 या 5 सेंटर्स हैं उनके बच्चों को इकट्ठा करके हम वहाँ पे करवाते थे। उसमें हमारा जो मॉनिटरिंग एंड असेसमेंट विंग है वो इसको देखता है, तो उधर से ही पेपर्स आते हैं जो पैक अप्रूव्ड होते हैं और उसके मुताबिक हम स्कूल बेस असेसमेंट करते हैं। उसके मॉनिटर्स और असेसर्स हैं, फिर हमारे लिटरेसी मोबिलाइजर्स भी हैं, इनकी भी ड्यूटी लगती है वहाँ पे उसको चेक करने की, उसकी मार्किंग के हवाले से करने की। तो ये मामला जो है इस तरीके से बिल्कुल ठीक है। और जितने भी बच्चे स्टूडेंट्स नॉन फॉर्मल सिस्टम के अंडर अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर रहे हैं, उनमें कितना % चांस होता है कि वो फॉर्मल सेटअप में जाके एडजस्ट हो सकते हैं? क्योंकि जिस तरह से स्किल्स भी साथ में सिखाई जाती हैं, अगर वो अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, उनके वसाइल इतनी उनको इजाज़त देते हैं, तो क्या नॉन फॉर्मल स्कूल का स्टूडेंट या बच्चा जो है वो फॉर्मल सेटअप में जाकर एडजस्ट हो पाता है? जी जी बिल्कुल। ये मैंने जैसा कि आपको बताया कि हम एरिया स्पेसिफिक हमारा टारगेट होता है और उसमें रीज़न जो है उसमें रीज़न ट्रांसपोर्टेशन की रीज़न होती है कि अगर फार्मल सेटअप अगर कहें कि 1 या 2 किलोमीटर दूर है तो एक 5 या 6 ईयर्स का बच्चा जो है वो ट्रैवल नहीं कर सकता, तो उसके लिए वहाँ पे ये अदारा बनाया जाता है। और जब वो 5 क्लास पास कर लेता है तो फिर वो 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर जितना भी डिस्टेंस हो वो वहाँ पे ट्रैवल करके चला जाता है। तो उसमें ऐसे ही होता है कि वो उसको हम मेन स्ट्रीमिंग कहते हैं और हमारी एक सक्सेस स्टोरी भी होती है। बल्कि इसके साथ मुझे ये भी बताते हुए बड़ी खुशी होगी कि हमारा ये भी है कि एक शहबाज नगर में हमारा एक सेटअप वहाँ पे चल रहा था। वहाँ पे 5 टीचर्स थी हमारी जो इस तरह के अदारे चला रही थी और वो क्लाश वालों ने उनके लिए एक अदारा बना के दिया और उसको गवर्नमेंट जो है वो ऑन कर रही है। गवर्नमेंट का बाकायदा एक वो एलिमेंट्री स्कूल जो है वो बन रहा है और ये बच्चे 5 क्लास करने के बाद वो प्रॉपर मेन स्ट्रीम होते हैं और उसमें तकरीबन हमारा 95% जो बच्चा है वो आगे कंटिन्यू करता है। और जो बच्चा नहीं कंटिन्यू कर सकता था, डिपार्टमेंट ने वक्त की नज़ाकत को देखते हुए उनके लिए मिडिल टेक का प्रोग्राम लेके आए हैं। तो मिडिल टेक के वो बच्चे यानी फीमेल्स को हम खासकर कहते हैं कि वो प्राइमरी पास करने के बाद भी वो ट्रैवल नहीं कर सकती, बाज़ का सोशल बैरियर्स होते हैं ऐसे। तो उसके लिए बड़ा अच्छा प्रोग्राम है कि जहाँ पर उन्होंने प्राइमरी पास की वो उनके घरों के अंदर या उसके पास ही जो है वो मिडिल टेक की अपॉर्चुनिटी भी उनके पास आ जाएगी, आ जाती है। और इतनी सारी फैसिलिटीज़ के साथ, इतनी सारी कोशिशों के साथ बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स भी होते हैं। हमें पता है कि हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा लूप्स भी पाई जाती हैं और बहुत ज़्यादा लैक ऑफ फैसिलिटीज़, लैक ऑफ सोर्सेज हैं, जिसके बावजूद इतनी खूबसूरती से नॉन फॉर्मल स्कूल्स का सेटअप चल रहा है और अप्रिशिएटेबल है। और जहाँ पे अच्छा काम होता है हमारी हमेशा से कोशिश होती है कि उसकी तारीफ भी की जाए, उसे दाद भी दी जाए। और इसमें हुकूमत अपना कितना इंपॉर्टेंट किरदार अदा करती है और हमारी जितनी भी सोशल कम्युनिटीज़ हैं वो कितना इंपॉर्टेंट किरदार अदा कर सकती हैं, इसमें इस हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट। नॉन फॉर्मल स्कूल्स के हवाले से बड़ा खूबसूरत तालीमी निज़ाम चलाया जा रहा है। आई एम श्योर कि इसको एक्सपेंड करने के हवाले से भी कोशिशें की जा रही होंगी, लेकिन उसमें सिर्फ क्या हुकूमत की जिम्मेदारी है या फिर जो मुखय्यर हजरात हैं उनका भी कंट्रीब्यूशन सर इसमें रहता है? ये भी थोड़ा सा बताइएगा कि क्या हमारी जितनी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, NGOs हैं, वो अपना कैसे किरदार इसमें अदा करती हैं, हुकूमत के साथ सपोर्ट करती हैं, या इसकी टोटली जितना बजट है, इसके जो अखराजात हैं, वो सिर्फ हुकूमत पंजाब बर्दाश्त करती है? जी, जो बजटिंग है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ही कर रही है सारा, लेकिन लोकल लेवल के ऊपर जो है वो हम जो एक हमारा प्रोजेक्ट है फ्रेंड ऑफ लिटरेसी, उसमें ये है कि जो कम्युनिटी के लोग जो हैं वो हमारे अदारों के साथ मुखय्यर हजरात जो हैं वो कोऑपरेट करना चाहते हैं, तो कि हम लोगों को रिक्वेस्ट भी करते होते हैं। आपके आज इस प्लेटफॉर्म के थ्रू भी मैं लोगों से रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ
तो उन लोगों की मदद से भी हम लोग उन बच्चों की हेल्प करते हैं। तो उस हेल्प में जैसे ये पासमान वाले जो हैं, ये हमारे काफ़ी इदारों को जो है वो बच्चों को फ्री यूनिफॉर्म भी देते रहे हैं, बैग्स भी देते रहे हैं, बल्कि फूड के हवाले से भी उनके प्रोग्राम चलते रहे हैं। और लोकल लेवल के ऊपर भी लोग स्टेशनरी वगैरह बच्चों को बैग्स और यूनिफॉर्म वगैरह वो भी देते हैं, बल्कि फर्नीचर की भी बाज़ बात जो है वो करते हैं। अगर प्रोफेशनल लेवल पे देखें तो जायका और जो यूनिसेफ है, ये भी एक मेन स्टेक होल्डर्स हैं, इसके साथ भी हमारा काफ़ी काम चलता है। और रिसेंटली तकरीबन 5 साल पहले हमारा एक प्रोजेक्ट यहाँ पे चला है, एक्सीलरेटेड एजुकेशन प्रोग्राम, वो यूनिसेफ के तावन से ही चला है। उसमें हमारे 20 स्कूल्स जो उन्होंने स्पॉन्सर किए, उसमें बच्चों की यूनिफॉर्म, बैग, स्टेशनरी और टीचर्स के लिए आज़ादिया भी वो देते थे, और टीचर्स के लिए फर्नीचर वगैरह, स्कूल के लिए ट्रेसी किट वगैरह वो सारी वो प्रोवाइड करते थे। बिल्कुल ठीक है। तो ये बाकी मेन जो है वो शेयर वो 90+ जो है वो पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का ही है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। और थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट के हवाले से, तहसीलों के हवाले से भी नंबर्स का थोड़ा सा बताइएगा, और मुझे ये भी बताइएगा कि क्या ये पहले से डिसाइडेड होता है कि किस तहसील में कितने नॉन फॉर्मल स्कूल होंगे, कितने स्टूडेंट्स की तादाद होगी, या फिर ये ज़रूरत के तहत किया जाता है कि किन इलाकों को ज़रूरत है? इसकी कैलकुलेशन जो है वो हमारा डिपार्टमेंट करता है, और वो PND के साथ कंसल्ट करके, और इसकी बेस जो है वो ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की जो उनकी फिगर्स होती हैं उसके ऊपर होता है। तो इसमें जो तहसील वाइज अगर मैं बात करूं, हमारे 413 सेंटर्स टोटल है। इसमें हमें गवर्नमेंट की तरफ से या डिपार्टमेंट की तरफ से ये नहीं है कि आप किस तहसील में कितना करें या कितना ना करें, लेकिन हम अब लोकल पॉपुलेशन को देखते हुए इसको करते हैं। अगर हमारी टोटल 90 लाख के करीब जो है वो फैसलाबाद की आबादी है, और उसमें तकरीबन जो 5 साल से ज़्यादा है वो 78 के करीब, 78 लाख के करीब बच्चे जो हैं या अफराद, टोटल अफराद वो पढ़ना लिखना जानते हैं या वो लिटरेट हैं। ओवरऑल 73% जो है वो 10+ लोगों का जो है वो हमारा लिटरेसी रेट है डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद का। और तहसील वाइज बात करें तो सिटी का जो है वो 83 के करीब है, और लेकिन दूसरी तहसील का रिजल्ट इतने अच्छे नहीं है। अगर तांदले वाला हमारी तहसील है तो वो 53% लिटरेसी रेट है वहाँ पे। अच्छा। और ख़वातीन की अगर हम बात करें 38% है, वो इससे भी बड़ी कम है। तो उन एरियाज़ में काफ़ी इस तरह के इश्यूज़ होते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है या इलिटरेट्स या आउट ऑफ स्कूल बच्चे ज़्यादा हैं, उन एरियाज़ को ज़्यादा हम कोशिश करते हैं कि वहाँ पे और जिस तरह से एक स्कूल, अगर हम प्राइवेट या फॉर्मल स्कूल देखते हैं तो एक स्कूल पे एक प्रिंसिपल या हेड होते हैं, तो यहाँ पे कितना कोई एक पर्सन जो कि इसकी सुपरवाइज करता है, एक सेटअप कितना, मतलब कितने सेटअप एक बंदे के अंडर आते हैं? जी, वो हमारे लिटरेसी मोबिलाइजर्स हैं जो ओवरऑल पूरे डिस्ट्रिक्ट को देखते हैं। हमारे फैसलाबाद में 14 लिटरेसी मोबिलाइजर्स हैं। ठीक है। तो एक के पास मिनिमम 30 से 40 जो है उनके पास सेंटर्स होते हैं, वो उनके सुपरवाइजर्स होते हैं। बिल्कुल ठीक है। उनके मंथ में 2 से 3 विजिट जो हैं वो लाजमी वहाँ पे होते हैं। वो उनके सुपरवाइजर्स भी होते हैं या उनके प्रिंसिपल भी कह लें, उनके ज़िम्मे यही होता है कि स्कूल्स की ओवरऑल सुपरविजन करना, कम्युनिटी को मोबिलाइज करना, जो बच्चे अगर ड्रॉप आउट हो रहे हैं या बच्चे स्कूल में नहीं आ रहे, पेरेंट्स के साथ मिलना, क्योंकि टीचर को हम कोशिश करते हैं कि उनकी उसकी इंटरेक्शन ज़्यादा ना हो कम्युनिटी के साथ। ठीक है। ज़्यादा क्योंकि फीमेल्स होते हैं, मसाइल भी होते हैं, उसमें जो लिटरेसी मोबिलाइजर्स हैं हमारे, वो उनको क्योंकि सुपरवाइजन होती है उनकी, तो वही लोग जो है वो उनसे मिलते हैं और उसके इस बात को यकीनी बनाते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस बेहतर है। बिल्कुल। और इस चीज़ को कैसे मेक श्योर किया जा रहा है कि क्वालिटी एजुकेशन कॉम्प्रोमाइज ना हो इस तमाम प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए? क्वालिटी एजुकेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मल्टी गेट टीचिंग जो है वो हमारे सेंटर्स भी होते हैं। एक टीचर ने सारे मामला को देखना होता है, तो उसमें जो मल्टीगेट टीचिंग के ऊपर हमारी ट्रेनिंग्स करवाते हैं हम। डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर्स हैं हमारे पास, 3 डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर्स हैं फैसलाबाद के अंदर। तो वो उनकी इंडक्शन ट्रेनिंग पहले कराते हैं जब न्यू टीचर हम हायर करते हैं। उसके बाद फिर क्लस्टर मीटिंग्स उनकी होती है, जो मंथ में 2 मंथ में एक दफ़ा लाजमी होती है। उसके बाद फिर रिफ्रेशर कोर्सेज जो हैं वो भी एनुअली बेसिस के ऊपर उनको करवाए जाते हैं। और फिर क्वालिटी एजुकेशन के हवाले से अगर मैं आपको बताऊँ तो हमारा ज़्यादा काम जो है वो यानी कह लें कि ज़बानी कलामी नहीं ज़्यादा चीज़ें होती, यानी कि उनको एक वर्कशीट्स के तौर पर जो है वो हम प्रोवाइड करते हैं। जैसे ये जायका और यूनिसेफ है, ये हमें वर्कशीट्स वगैरह देते हैं कि उनके ऊपर हम उनको करवाएं।
तो ज़्यादा बच्चे वो खुद ही इंगेज करते हैं। हम क्लास जैसे मल्टीपल टीचिंग के अंदर मॉनिटर्स भी हम बनाते हैं, उनका भी रोल होता है टीचर की हेल्प आउट करने में। तो इस तरह से हम कोशिश करते हैं कि क्वालिटी जो है वो हम कंप्रोमाइज ना हो और बच्चों तक जो है वो एक स्टैंडर्ड एजुकेशन के साथ क्वालिटी एजुकेशन भी पहुंचे। सर, इसका फ्यूचर में क्या प्लानिंग है, क्या इसके कोई इस लिहाज से या अभी इसको सस्टेन रखने के हवाले से ही कोशिशें की जा रही हैं? फ्यूचर जो है इसका एज पर नीड है, इसका जो बेस ही वो एज पर नीड है। तो बाकी भी डिपार्टमेंट जो हैं वो उसकी अपनी अपनी एक चीज़ होती है। अभी तक जो हमें नज़र आ रही चीज़ें कि जब तक, क्योंकि एक फॉर्मल सेटअप बनाना जो है वो आप समझते हैं कि एक बड़ा मुश्किल काम है। फॉर्मल सेटअप के लिए पहले हम गवर्नमेंट की कोई जगह देखेंगे, उसकी बिल्डिंग बनाएंगे, फिर उसकी SNE प्रूव करवाएंगे, उसके बाद ये सारा मामला होता है। लेकिन ये एमरजेंसी अगर किसी को रिलीफ चाहिए होगा तो उसके लिए फॉर्मल सेटअप तो नहीं इतना जल्दी से कर सकता, उसको रिलीफ चाहिए और उसको रिलीफ देने के लिए हम तो विद इन वीक जो है एक सेटअप बना देते हैं। हाँ, और ये बड़ा खूबसूरत निज़ाम है कि आप अपनी कंफर्ट में रहते हुए, अपनी जगह पर रहते हुए, अपने वसाइल के अंदर रहते हुए, बिना यूनिफॉर्म के, बिना कहीं दूर गए, बिना किसी एक्सपेंडिचर्स के, अखराजात के, आपको एक मौसर माहौल मिलता है तालीम के लिए। और इसमें हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है तो उसको अप्रिशिएट करना बेहद ज़रूरी है। और जितने लोगों तक इस मैसेज को पहुँचाया जाए, जितने लोग इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनते चले जाएंगे, उतना ही ज़्यादा ईजी होता चला जाएगा, उतना ही ज़्यादा एक्सपेंड होता जाएगा। एंड वी आर होपिंग कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स मज़ीद स्टार्ट होने चाहिए ताकि घर घर तालीम के हसूल को यकीनी और आसान बनाया जा सके। थैंक यू सो मच सर कि आप प्रोग्राम का हिस्सा बने और अल्लाह ताला आपके लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करे। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। और आप तमाम देखने वालों के लिए भी यही दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबके लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बशर्ते ज़िंदगी, कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह के बाद।